दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल आइसोलॉजी में। मैं मासूम खान। हम चर्चा कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता पर। हमने एक वीडियो में प्रीलिम्स फैक्ट देखे थे और दूसरे वीडियो में हमने मेंस पर चर्चा की थी और हमने हड़प्पाई समाज पर आकर उसको समाप्त किया था। उसके आगे हम चलेंगे, कला और संस्कृति की बात करेंगे। ये वीडियो पहले ही अपलोड हो जाना चाहिए था, लेकिन कल वीडियो बनाते समय वीडियो तो शूट हो गया 2 घंटे का, लेकिन कुछ माइक डिस्टर्बिंग हो गई थी तो उसमें आवाज़ ही नहीं थी, इसलिए लेट हो गया था। अब हम आगे चलेंगे, सीधा टॉपिक पर आते हैं। हड़प्पाई कला। आप हेडिंग डालेंगे हड़प्पाई कला। अब किसी टॉपिक को पढ़ने के लिए हमको वेरिएशन की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। जैसे हम अगर समाज की बात देख रहे हैं तो समाज में क्या क्या देखना चाहिए हमें, और जब हम कला की बात कर रहे हैं, संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो हम उस पर किन चीज़ों पर हमको ध्यान देना है। तो सबसे पहले यहाँ का नगर नियोजन देखना पड़ेगा हमको। जो मकान बने हुए हैं, सड़कें बनी हुई हैं, नालियों की व्यवस्था है, इन सब के बारे में हमको चर्चा करना है। उसके बाद हम देखते हैं मूर्ति कला। मूर्ति कला में भी बहुत सारे वेरिएशन देखेंगे। विषय क्या है, उसका महत्व क्या है, किन चीज़ों में उनका प्रयोग होता था, तो ये सब चीज़ें देखेंगे। फिर हम देखेंगे चित्रकला। हड़प्पा के जो मोहरे और बर्तन हैं उस पर लाल व काले रंग से चित्र बनाए गए हैं। उन चित्रों का भी अपना एक महत्व है, हम उनको देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं स्थापत्य कला। ये इम्पोर्टेंट होता है, स्थापत्य कला। नगर में जो भवन बन रहे हैं उनमें क्या क्या चीज़ें हैं, द्वार कैसे हैं, सड़कें आयताकार हैं, किस तरह की हैं, इन सब पर हम चर्चा करते हैं। नगर नियोजन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, साक्ष्य, इनकी विशेषताएं और इनका महत्व क्या है। और इसमें हम देखते हैं मंदिर है, मस्जिद है, दुर्ग हैं, शासक वर्ग के लिए क्या है, ये सब सारी चीज़ें हम स्थापत्य कला में डिस्कस करते हैं। तो बिना समय गवाए हुए हम शुरू करते हैं। तो आप लिखेंगे, ये हेडिंग डाल लेंगे हड़प्पाई कला, ये आप नोट कर लेंगे उसी के सामने ब्रैकेट में। उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। पहला जो पॉइंट है इसमें वो ये है कि सबसे पहला पॉइंट हमने क्या लिखा है, नगर नियोजन। तो हम लिखेंगे नगर नियोजन, हेडिंग डाल के इसी में नगर नियोजन या स्थापत्य कला। नगर नियोजन और स्थापत्य कला एक ही है, नगर नियोजन या स्थापत्य कला, ठीक है। इसको हम देखेंगे नगर नियोजन या स्थापत्य कला। तो आप लिखेंगे इसमें नगर नियोजन और स्थापत्य कला में आप लिखिए हड़प्पा वासियों का नगर नियोजन। हड़प्पा वासियों का नगर नियोजन न केवल भारतीय इतिहास में बल्कि विश्व इतिहास में भी, न केवल भारतीय इतिहास में बल्कि विश्व इतिहास में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब जो यहाँ का हड़प्पाई कला में जो नगर नियोजन और स्थापत्य कला है, ये पूरे विश्व में चर्चा है। भारत के लिए गौरव की बात तो है ही। 5000 साल पहले भारत में एक ऐसी सभ्यता विकसित थी जो अपने समय की सबसे विकसित सभ्यता थी, और आज के समय में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है वो वैज्ञानिकता जो उस वक्त थी। जैसे द्रव्य मोम विधि से आज भी मूर्तियों का निर्माण होता है, आभूषणों का निर्माण होता है, सड़कें आयताकार बनाई जानी चाहिए, ऐसे नगर नियोजन का आज भी हमें ज़रूरत है। मकान श्रृंखलाबद्ध तरीके से होने चाहिए, द्वार कहाँ खुलने चाहिए, कहाँ नहीं खुलने चाहिए, तो इन सब चीज़ों का महत्व आज भी है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा वासियों का जो नगर नियोजन था वो केवल भारतीय इतिहास में नहीं बल्कि विश्व इतिहास में भी उतना ही महत्वपूर्ण और चर्चा का विषय बना हुआ है जितना भारत में है, ठीक है। इसमें आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखिए प्रायः हड़प्पाई शहर 2 भागों में विभाजित थे। हमने आपको पहले ही डिस्कस किया था कि एक निचला नगर था और एक ऊपरी नगर था। ये दुर्ग थे
बड़े बड़े, और इधर छोटे छोटे मकान थे। अब ये बड़े महल किसके लिए होते हैं? बड़े महल होते हैं राजा के लिए, शाही वर्ग के लिए, जो समाज में प्रभुत्वशाली लोग हैं, जो समाज में ताकतवर लोग हैं, वो अक्सर अपना मकान या जो वहाँ रहने की चीज़ें होती हैं उनको बड़ा बनाते हैं, उससे प्रभाव पड़ता है। ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है प्रजा के लिए, ठीक है। अब ये छोटे मकान, यहाँ पे श्रमिक रहा होगा, किसान रहा होगा, मजदूर रहा होगा, छोटे व्यापारी रहे होंगे, और इन शाही वर्गों में बड़े व्यापारी वर्ग जिनके हाथ में सारी अर्थव्यवस्था थी, जो इन सारे नगर नियोजन का संचालक था। तो इनमें हम देखेंगे, आप लिखेंगे प्रायः हड़प्पाई शहर 2 भागों में विभाजित हैं। अब किसमें? पश्चिमी एवं पूर्वी भाग। प्रायः हड़प्पाई शहर 2 भागों में विभाजित है, प्रायः पश्चिमी एवं पूर्वी भाग। हालांकि इसके कुछ अपवाद हैं, हमने आपको लिखवाया था धौलावीरा। हमने आपको बताया था कि धौलावीरा एक ऐसा स्थल है जहाँ पर, यहाँ तो 2 ही भागों में विभाजित है, यहाँ 3 भागों में विभाजित है। एक दुर्ग था, एक मध्यम नगर था, और एक निचला नगर था। ऐसा अनुमान लगा सकते हैं हम कि ये जो दुर्ग है, यहाँ शाही वर्ग रहा होगा, सामंत लोग रहे होंगे जो इस व्यवस्था के संचालक थे, और बड़े व्यापारी लोग थे जिनके हाथों में अर्थव्यवस्था थी। इन दुर्गों में सभा भवन देखने को मिलेंगे, सार्वजनिक स्नानागार मिलेगा आपको, बड़े अन्नागार मिलेंगे। मध्यम नगर में हम मान सकते हैं कि छोटे व्यापारी, मध्यम व्यापारी और छोटे जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, जिनके पास ठीक ठाक पैसा होता है, वो मध्यम नगर में रहते होंगे। निचला नगर में वो लोग रहते होंगे जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रही होगी, जो श्रमिक रहे होंगे। जैसे व्हीलर ने श्रमिकों की स्थिति का, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में व्हीलर ने श्रमिकों की स्थिति का आकलन करके ये बताया था कि यहाँ दास प्रथा जैसी चीज़ें भी हैं, ये व्हीलर ने कहा था। हम इसको आगे लिखाएंगे, आप तनाव मत लीजिएगा। तो उसमें आप लिखेंगे हालांकि इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे धौलावीरा में हमने आपको बताया दुर्ग है, मध्यम नगर है, निचला नगर है, ठीक है। जैसे धौलावीरा 3 भागों में विभाजित है। लोथल एवं बनावली के विभाजन के प्रमाण नहीं है। हमने बताया था लोथल और बनावली। तो लोथल क्या है? ये एक बंदरगाह है। बंदरगाह में ये एक प्रमुख बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का। तो जैसे और सारे हड़प्पाई स्थल 2 भागों में विभाजित है, केवल धौलावीरा ऐसा हड़प्पाई शहर है जो 3 भागों में विभाजित है। लेकिन 2 ऐसे भी हैं जो जहाँ सारे मकान एक जैसे हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ व्यापारिक गतिविधियाँ ज़्यादा रही होंगी, यहाँ सारे लोग व्यापारी बसे होंगे और एक तरह के लोग रहे होंगे, ठीक है। फिर हम आगे चलेंगे, विभाजन के प्रमाण नहीं मिलते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, तीसरा पॉइंट इसी में लिखेंगे। पश्चिमी भाग अपेक्षाकृत ऊंचाई पर, ये पश्चिमी भाग है, ये ऊंचाई पर स्थित होगा, इसलिए कि वह शाही वर्ग है तो उसे खतरे का सामना भी करना पड़ता है। तो जैसे बाढ़ जैसी चीज़ें, प्राकृतिक आपदा जैसी चीज़ें इन तक ना पहुँचे, सबसे पहले इन पर आए। तो हमेशा आप देखेंगे कि जो प्रभुत्वशाली लोग होते हैं, जिनके हाथों में सत्ता होती है, वो बड़े मकान बनाते हैं और ऐसी जगह पर बनाते हैं जहाँ पर वो ज़्यादा सुरक्षित हों। और प्रजा है, प्रजा तो कहीं पर भी बस जाती है, नदी किनारे बस जाएगी। आप प्रयागराज में आके देखेंगे गंगा नदी के तट पर, तो नदी के अंदर ही सब लोग घर बना लिए हैं। लेकिन आप जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, जहाँ प्रभुत्वशाली लोग होते हैं, जिले का जिलाधिकारी रहता है, एसपी रहता है या अन्य नेता रहते हैं, वो ऐसी सुरक्षित जहाँ अपना घर बनाते हैं जहाँ वो प्राकृतिक आपदाओं से भी बचे रहें और लोगों से भी सुरक्षित रह सकें, ठीक है। तो इसलिए ये ऊंचाई पर स्थित है। पश्चिमी भाग अपेक्षाकृत ऊंचाई पर, पश्चिमी भाग अपेक्षाकृत ऊंचाई पर
स्थित हैं और इनके चारों तरफ किलेबंदी की गई है, और इनके चारों तरफ किलेबंदी की गई है। जैसे ये जो पश्चिमी भाग था ये शाही वर्ग के लिए है, इनको तो मान लीजिए ये बड़ा है, दुर्ग है, ये पश्चिमी भाग है, ये ऊंचाई पर भी है, इसकी पूरी की तरह से किलेबंदी की गई है। एक बात याद रखिएगा कि सत्ता जिनके हाथों में होती है, शक्ति जिनके हाथों में होती है, खतरा उन्हें सबसे अधिक होता है। जैसे अगर हम अपने देश के प्रधानमंत्री की बात करें तो उनकी सुरक्षा में लगभग दिन का 22-23 करोड़ रुपया खर्चा होता है, क्योंकि वो हमारे देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। और किसी का शक्तिशाली होना, जितना शक्ति आपके पास है उतना खतरा आपके पास है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर है कि अब इसको किलेबंदी इसलिए की गई है ताकि यहाँ जो शाही वर्ग है, जो इस नगर का संचालन कर रहा है, जो प्रभुत्वशाली लोग हैं और जो जिनके हाथों में सत्ता है, उन्हें खतरा भी है, ताकि कोई डाकू, चोर या प्रजा के ही कुछ लोग विद्रोह करके इनको मार ना सके, ये सुरक्षित रह सके और सुरक्षित रहकर इनका संचालन कर सके, इसलिए इनकी किलेबंदी की गई है, ठीक है। पश्चिमी भाग अपेक्षाकृत ऊंचाई पर स्थित है और इसके चारों तरफ किलेबंदी की गई है। अब ये जो दुर्ग बने हैं आप लिखेंगे उसी में, दुर्ग के भीतर बड़ी संख्या में विशाल इमारतों के प्रमाण मिलते हैं। दुर्ग के अंदर बड़ी संख्या में विशाल इमारतों के साक्ष्य मिलते हैं। अब सत्ता जिनके हाथों में है, आप जान ही सकते हैं, सत्ता जिनके हाथों में है, अर्थव्यवस्था जिनके हाथों में है, उनके पास पैसा भी अधिक होगा और उस पैसे का, उस सत्ता का उपयोग वैभवशाली अपने आप को बनाने के लिए बड़ी बड़ी इमारतें और अपने सुख के लिए, चाहे वो दैहिक सुख हो चाहे मन का सुख हो, उसके लिए लोग वैभवशाली इमारतें बनाते हैं और अपने लिए आसानियां पैदा करते हैं। तो वो जो शाही वर्ग था, यहाँ पर हमें विशाल इमारतें देखने को मिलती है। इसी साक्ष्यों के आधार पर हम कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में शाही वर्ग जैसी चीज़ भी रही होगी। भले ही हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापारिक वर्ग ही शाही वर्ग रहा होगा, लेकिन शाही वर्ग की उपस्थिति तो है ही। आप उसी में आगे लिखेंगे, जैसे मोहनजोदड़ो से सार्वजनिक स्नानागार, हमने स्थलों में लिखाया था, जैसे मोहनजोदड़ो से सार्वजनिक स्नानागार, अन्नागार, अन्नागार एवं सभा भवन मिले हैं। जैसे मोहनजोदड़ो से सार्वजनिक स्नानागार, अन्नागार एवं सभा भवन मिले हैं। तो ये हमने आपको बताया कि सार्वजनिक स्नानागार इसलिए था कि विशेष पर्व पर, विशेष त्योहारों पर लोगों को इकट्ठा करके स्नान किया जाता रहा होगा, उनकी एक परंपरा रही होगी। जैसे हमारे यहाँ कुंभ में होता है, गंगा के किनारे जब कुंभ लगता है तो करोड़ों लोग यहाँ आते हैं, स्नान करते हैं। यहाँ पर क्या अर्थ रहा होगा? ऐसा मानना है कि यह जो सार्वजनिक स्नानागार मिला है वो विशेष पर्व के लिए, सार्वजनिक मतलब सबके लिए था, तो सभी इसमें स्नान करते रहे होंगे। और एक बात और जान लीजिए, एक मनोवैज्ञानिकता होती है कि यदि कोई सत्ता में है, यदि कोई शक्ति है किसी के पास, वो शक्तिशाली है, तो उसे अपना शक्ति प्रदर्शन भी करना है। यदि वो अपना शक्ति प्रदर्शन नहीं करेगा तो प्रजा से उसका नियंत्रण हट जाएगा। समझ रहे हैं? तो सत्ता का दबाव बना रहे और उनका वैभव भी बना रहे, तो ये विशाल इमारतें, दुर्ग और एक वैभवशाली परिवार, ये दिखाने के लिए होता है कौन सुपीरियर है कौन इन्फीरियर है, ताकि इनके अंदर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे, हम अपना नियंत्रण इन पर ना खो सके। आप हमेशा देखेंगे, मध्यकालीन इतिहास में देखेंगे, हम इससे आगे बढ़ेंगे, वैदिक काल के बाद जब ग्रामीण सभ्यता ख़त्म हो जाती है, महाजनपदों का उदय हो जाता है, तो मगध, फिर उनके बारे में बहुत सारे लेखकों ने मगध के वैभव का जिक्र किया है। तो ये सब उसी के लिए होता है, हम आम जनता के माइंड से खेलने के लिए होता है। हमारी जो आम मनोवैज्ञानिकता होती है कि जो कोई शक्तिशाली है, अगर वो शक्ति प्रदर्शन नहीं करेगा तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि वो शक्तिशाली है।
तो इसके लिए होता है, इसको आप समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, संभवतः आधुनिक काल की तरह आज भी हम देखते हैं आधुनिक काल में शासक वर्ग ऐसी जगह रहता है जो काफ़ी बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, सबसे वैभवशाली जीवन वही जीते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे संभवतः आधुनिक काल की तरह दुर्गीकृत क्षेत्र में शासक वर्ग के लोग रहते होंगे। संभवतः आधुनिक काल की तरह दुर्गीकृत क्षेत्र में शासक वर्ग के लोग रहते होंगे और इन भवनों का उपयोग व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक दृष्टिकोण से उपयोग किया जाता रहा होगा और इन भवनों का उपयोग व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक दृष्टिकोण से किया जाता रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अब हमने बता दिया कि ये व्यक्तिगत उपयोग हो ही रहा है जो वहाँ परिवार था, फिर सार्वजनिक उपयोग हमने आपको बता दिया कि समय समय पर कुछ विशेष पर्वों पर ये जनता वहाँ पर जाती रही होगी और विशेष आयोजनों पर इनका निमंत्रण रहता होगा, तो वो सार्वजनिक उपयोग और व्यक्तिगत उपयोग दोनों था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, पश्चिमी भाग की तुलना में पूर्वी भाग का क्षेत्रफल अधिक था। पश्चिमी भाग की तुलना में, नेक्स्ट पॉइंट का मतलब चौथा पॉइंट लिखेंगे, पश्चिमी भाग की तुलना में पूर्वी भाग का क्षेत्रफल अधिक था। अब इसको समझेंगे, जैसे ये दुर्गीकृत क्षेत्र है, ये पश्चिमी भाग है और ये पूर्वी भाग है। यहाँ मकान बहुत सारे हैं, आबादी बहुत सारी है, क्षेत्रफल इन्होंने बहुत सारा कवर किया है, बहुत सारा। तो आप बताइए कि जो शासक वर्ग होता है उसकी संख्या अधिक होती है या जो प्रजा होती है उसकी संख्या अधिक होती है? तो शासक वर्ग की संख्या सीमित होती है लेकिन प्रजा की संख्या असीमित होती है, उसकी तो कोई सीमा नहीं होती। तो जो यहाँ रह रहा है ये आम जनता है और ये शासक वर्ग है, इसलिए इसका क्षेत्रफल अधिक है, इसका क्षेत्रफल कम है, इसका अधिक है। ये सामान्य कॉन्सेप्ट है। तो पश्चिमी भाग की तुलना में पूर्वी भाग का क्षेत्रफल अधिक था, लेकिन यहाँ किसी प्रकार के किलेबंदी के प्रमाण नहीं मिलते। किसकी किलेबंदी की बात की गई है? मतलब हमने ये जान लिया है कि पश्चिमी भाग की पूरी तरह से किलेबंदी कर दी गई थी, लेकिन ये जो आम जनता थी यहाँ किसी प्रकार की किलेबंदी हमको देखने को नहीं मिलती है। हमने वही बात आपको रिपीट कर रहे हैं, खतरा किसको होता है? जिसके हाथ में सत्ता होती है, जिसके हाथ में अर्थव्यवस्था होती है, जो एक सभ्यता का या एक समाज का या एक साम्राज्य का जो सम्राज्ञी होता है, जो संचालक करता होता है, तो खतरा उसको रहता है। तो किलेबंदी यहाँ होगी, ना कि प्रजा में होगी। ठीक है, सामान्य सा कॉन्सेप्ट है, आप समझ रहे होंगे। किसी प्रकार की किलेबंदी के प्रमाण नहीं मिलते। ठीक है, लेकिन यहाँ किसी प्रकार के किलेबंदी के प्रमाण नहीं मिलते हैं। लेकिन इसका एक अपवाद है। अब हम समझेंगे अपवाद है। कालीबंगा, कालीबंगा हमने आपको कहाँ बताया था? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। किस नदी के किनारे? घग्घर नदी के किनारे हमने आपको बताया था। इसको कैसे याद करने के लिए बोला था? कंघा। और इसका अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। हमने आपको बताया था चूड़ियों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सीधा कालीबंगा लगाएंगे। तो इसमें क्या हुआ कि कालीबंगा में पूर्वी भाग ही नहीं, ये जो पूरा भाग था इसको एक ही रक्षा प्राचीर से पूरी तरह किलेबंदी इसकी की गई थी। तो आप लिखेंगे इसका अपवाद है, आप लिखेंगे इसका अपवाद है कालीबंगा, जहाँ पूर्वी भाग की भी किलेबंदी की गई थी। अब आप समझेंगे कि यहाँ क्यों? राजस्थान में क्या है? रेत है, दूर दूर तक रेगिस्तान है, बहुत दूर तक रेगिस्तान है, काफ़ी दूर तक आबादी नहीं रही होगी। तो यहाँ किस खतरे से पूर्वी भाग की भी किलेबंदी की गई? आप मूवी देखिए 90s की 80s की, तो उसमें जो आपको डाकू मिलेंगे वो ज़्यादातर चंबल
साइड मिलेंगे, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। उसके बाद राजस्थान पूरा रेगिस्तान इलाका है, अरावली पर्वत है वहाँ पे, तो उस इलाके में ही डाकू रहते थे। जो बड़ा खुला मैदान क्षेत्र उनको मिलता है, पहाड़ी इलाका भी थोड़ा मिलता है प्लेटिव। तो इन डाकुओं से बचने के लिए यहाँ की जो पूर्वी भाग है, जो प्रजा थी, उनकी भी किलेबंदी की गई थी। यही कारण रहा होगा। समझ गए? आगे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे 5वां, पूर्वी भाग में नियोजित सड़कों के प्रमाण मिलते हैं। पूर्वी भाग में नियोजित सड़कों के प्रमाण मिलते हैं। पूर्वी भाग में नियोजित सड़कों के, अभी हम इसको समझेंगे कैसे। पूर्वी भाग में नियोजित सड़कों के प्रमाण मिलते हैं। सड़कें एक दूसरे को समान कोण पर काटती थी। सड़कें एक दूसरे को समान कोण पर काटती थी तथा नगर को आयताकार खंडों में विभाजित करती थी तथा नगर को आयताकार खंडों में विभाजित करती थी। लिखेंगे फिर आगे उसके, आज भी शहरों में सड़कों के नियोजन का यह मॉडल देखा जा सकता है। आज भी शहरों में सड़कों के नियोजन का यह मॉडल देखा जा सकता है। अब कहने का अर्थ समझिएगा कि जो पूर्वी भाग था वहाँ पर ही ज़्यादा मकान रहे होंगे, तो ये सड़कें निकली हुई थी। ठीक है, ये सड़कें एक दूसरे को समान कोण पर काट रही हैं। ये श्रृंखलाबद्ध मकान थे, पूरी तरह से श्रृंखलाबद्ध मकान। इधर भी इसी तरह मकान थे। ठीक है, अब इन्हीं सड़कों को पूरी तरह से ऐसे आयताकार बना दिया गया था। अब ये विभाजित हो गए, एक हिस्सा ये आयताकार में विभाजित हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसी में पूरे मकान रहे होंगे, बीच में और सड़कें ऐसे आयताकार निकल रही होंगी, जो इनको गली के नाम से हम जानते हैं। तो यह मॉडल आज भी देखा जा सकता है शहरों में। ये अच्छा मॉडल है, क्योंकि जब सड़कें एक दूसरे को समान कोण पर काटती हैं तो मकान बनाने के लिए हमको एक अच्छा स्थान मिलता है और हमको चौकोर ज़मीन मिलती है। आप समझ रहे हैं ना, आड़ी टेढ़ी कहीं नहीं होगी, आयताकार काट रही हैं तो मकान भी श्रृंखलाबद्ध होंगे। तो ये मॉडल आज भी शहरों में देखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, निचले शहरों की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता, ये हमने बताया ना श्रृंखलाबद्ध मकान थे एक दूसरे से श्रृंखलाबद्ध तरीके से। श्रृंखलाबद्ध का मतलब क्या होता है, एक ही श्रृंखला में, श्रृंखलाबद्ध एक ही श्रृंखला में। ये श्रृंखला है, इधर मकान, इधर मकान, इधर मकान, इधर मकान, तो ये श्रृंखलाबद्ध हो गया। समझ रहे हैं? तो आप लिखेंगे, निचले शहर की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता श्रृंखलाबद्ध तरीके से मकानों का निर्माण है। श्रृंखलाबद्ध तरीके से मकानों का निर्माण है। अब इन मकानों में अलंकरण हुआ था कि नहीं, तो उसके बारे में लिखेंगे, मकानों में अलंकरण का अभाव है। अलंकरण का मतलब जब कोई मकान कोई बनाता है तो वो चाहता है उसको कितना सुसज्जित कर दिया जाए, उस पर फूल पत्ती बना के, नक्काशी करके, कारीगरी करके उसको एक भव्य स्वरूप दिया जाए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ जो निचले शहर में, जो पूर्वी भाग में जो मकान बने हुए थे, उनमें अलंकरण का अभाव था, क्योंकि यहाँ आम जनता रही होगी और जाहिर सी बात इनके पास पैसा भी ज़्यादा नहीं रहा होगा, सोर्सेज भी ज़्यादा नहीं रहे होंगे। तो अलंकरण कहाँ सबसे अधिक देखने को मिलता है, शाही वर्ग के पास। जो जिनके हाथों में सत्ता होती है
और किसी भी व्यक्ति को वैभव और शक्ति प्रदर्शन करने के लिए बड़ी बड़ी इमारतें और उन पर भव्य सजावट, उनका वैभव दिखाने के लिए, एक वैभवशाली साम्राज्य की स्थापना के लिए और जनता पर मनोवैज्ञानिक दबाव के लिए ये किया जाता है, जो आज भी किया जाता रहा है और तभी से किया जाता रहा है। तो आम जनता में हमने लिखा इन मकानों में अलंकरण का अभाव है, फुल स्टॉप। हमने वैसे भी आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी मकान बने हैं उसमें पक्की ईंटों का निर्माण है। तो आगे आप लिखेंगे मकानों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। मकानों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, लिख लिया आपने। मकानों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है और ईंटों का अनुपात सभी शहरों में एक जैसा है। जैसे ये ईंट है इस तरह से, तो ये जो इसका अनुपात है, इसकी लंबाई चौड़ाई, ये सभी जगह, सभी शहरों में, सभी मकानों में जो उपयोग हुआ है उसका अनुपात एक ही है। बस इतना समझने की बात है। और ईंटों का आकार सभी शहरों में एक जैसा है, फुल स्टॉप। अब हम देखेंगे कि इन मकानों में क्या क्या मिला है। ठीक है, लिखेंगे आगे उसी में। प्रत्येक मकान में रसोई मतलब किचन, प्रत्येक मकान में रसोई, स्नानाघर, प्रत्येक मकान में रसोई, स्नानघर, नालियों की व्यवस्था इत्यादि के साक्ष्य मिलते हैं। स्नानघर तथा नालियों की व्यवस्था इत्यादि के साक्ष्य मिलते हैं। अब वॉशरूम या बाथरूम का यहाँ पर उपयोग हो रहा है तो उसके जो पानी निकलता होगा उसकी भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आप ये देख लीजिए, इसीलिए विश्व में और भारत में ये सबसे विकसित सभ्यता थी और भारत का गौरव बनकर ये उभरी। तो इसी तरह से हम इसमें आगे लिखेंगे। आगे लिखिएगा उसमें नालियों की व्यवस्था इत्यादि के साक्ष्य मिलते हैं। नालियाँ मुख्य नाले में गिरती थी और यह नालियाँ मुख्य नाले में गिरती थी। मतलब ये घर है, मान लीजिए इधर रसोई है, इधर स्नान घर है। स्नान घर से इधर नाली निकली, ये जो भी पानी आता था, फिर इधर एक बड़ा नाला होता था जिसमें जो भी सारे मकान थे उन सब से जो नालियाँ निकलती थी वो इधर जाके कनेक्टेड होती थी। यही कहने का अर्थ है। तो आगे आप लिखेंगे इसमें और नालियाँ मुख्य नाले में गिरती थी। अब इसके आगे देखेंगे और क्या विशेषताएं हैं। और मुख्य नालों की साफ सफाई व ढककर रखे जाने का प्रमाण मिला है। ये जो मुख्य नाला था, बड़ा नाला था, अब ये सीवर का एक तरह से काम कर रहा है। इधर नालिया से कचरा भी जाएगा तो ये इधर जमा ना हो जाए, तो समय समय पर इसकी सफाई और इससे बीमारियां ना फैले, तो इसको पूरी तरह से ढक कर एक अच्छे सीवर सिस्टम की नींव रखी गई थी। ठीक है, तो आप लिखेंगे ढक कर रखे जाने का प्रमाण है। नालों की साफ सफाई व ढक कर रखे जाने का प्रमाण है, फुल स्टॉप। आगे लिखेंगे जल निकासी की व्यवस्था के दृष्टिकोण से, अब लिखेंगे जल निकासी की व्यवस्था के दृष्टिकोण से भी समकालीन सभ्यताओं की तुलना में हड़प्पा को सर्वोत्कृष्ट माना गया है। जल निकासी व्यवस्था के दृष्टिकोण से भी समकालीन सभ्यताओं में हड़प्पा सभ्यता को सर्वोत्कृष्ट माना गया है। जल निकासी की व्यवस्था के दृष्टिकोण से समकालीन सभ्यताओं में भी हड़प्पा सभ्यता को सर्वोत्कृष्ट माना गया है। यहाँ पर जो जल निकासी वाला सिस्टम है, ये जो सीवर सिस्टम है, ये ड्रेनेज सिस्टम है, ये कहीं भी पूरे, आप उस वक्त मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी, चीन की सभ्यता थी और उन सब के पुरातात्विक स्रोत मिले हैं। फिर भारत में जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, जितना विकास इनका हुआ था उतना किसी और साम्राज्य का, किसी और सभ्यता का नहीं था। इसलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे अधिक विकसित सभ्यता मानते हैं। उस समय विश्व की सबसे अधिक विकसित सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसी में, हड़प्पाई शहरों के नियोजन में, हड़प्पाई
शहरों के नियोजन में, हड़प्पाई शहरों के नियोजन में ऐसा अनुमान व्यक्त किया गया है। हड़प्पाई शहरों को नियोजन के संदर्भ में, ऐसे लिखेंगे, हड़प्पाई शहरों के नियोजन के संदर्भ में ऐसा अनुमान व्यक्त किया गया है कि एक विकसित नगर प्रशासन के बिना, यह नियोजन संभव नहीं था। अब इतने अच्छे सिस्टम हैं, सड़कें बन रही हैं, वो भी आयताकार तरीके से, श्रृंखलाबद्ध मकान हैं, और मकानों में जो सीवर सिस्टम है वो बड़ी नालियों से कनेक्ट होते हैं। वो बड़ी नालियों की साफ़ सफाई समय पर हो रही है और उनको ढक कर रखे जाने की प्रमाण मिले हैं। तो एक ऐसी व्यवस्था एक अच्छे नगर प्रशासन के बिना नहीं होती। जैसे आज भी वही काम कर रहा है जो उस वक्त काम कर रहा था। हमारे यहाँ जो सबसे बड़े शहर होते हैं वहाँ कौन काम करता है? नगर निगम। उससे छोटे शहर में कौन काम करता है? नगर पालिका। उससे छोटे शहर में कौन काम करता है? नगर पंचायत। आप तो ये जानते हैं। तो ये एग्जैक्टली क्या देखते हैं? ये देखते हैं कि शहर में मकान कैसे बनेंगे। आज के संदर्भ में बता रहा हूँ, शहर में मकान कैसे बनेंगे। आप शहर में मकान किसी भी शहर में खरीदेंगे तो आपको इनसे नक्शा पास कराना होता है कि आप किस तरह का मकान बना रहे हैं, कैसे बनाएंगे, वो आपको पूरा ब्यौरा इनको देना पड़ेगा। तो आपकी नालियों की साफ़ सफाई का जिम्मा भी यही लेंगे। आपकी नालियाँ किससे कनेक्टेड होंगी? जो बड़ी बड़ी नालियाँ होंगी उनकी साफ़ सफाई का काम भी यही करते हैं। फिर जो पूरा सीवर सिस्टम है उसको ढक कर रखने का काम ही करेंगे। फिर नगर में जो सड़कें आती हैं, जो नगर प्रशासन के अंतर्गत आती हैं, उनकी मरम्मत भी यही करेंगे। गलियों की साफ़ सफाई भी यही करते हैं। जो गली में साफ़ सफाई होती है, गलियों का निर्माण भी ये करते हैं, उनमें ईंटें बिछाते हैं, उनकी साफ़ सफाई भी यही करते हैं। कोई बीमारी फैल जाती है तो उसके लिए दवा का छिड़काव भी यही करते हैं। तो आज के संदर्भ में ये जो नगर प्रशासन है, उस वक्त सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में भी वही नगर प्रशासन था जो आज चल रहा है। जो आज हम नगर प्रशासन के संदर्भ में करते हैं, उन 5000 साल पहले भी करते थे। इसलिए यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, सिंधु घाटी सभ्यता की ऐसी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आज के समय में भी विद्यमान है और उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना उस समय में थी, और हर समय में उतना ही महत्व उसका था। तो इस तरह से हम समझेंगे इसको, ठीक है। फिर आगे उसी में लिखेंगे, हालांकि 1900 ईसा पूर्व 1900 ईसा पूर्व हालांकि 1900 ईसा पूर्व के आसपास 1900 ईसा पूर्व के आसपास शहरों का पतन समकालीन सभ्यता के सीमाओं को भी उजागर करते हैं। 1900 ईसा पूर्व के आसपास शहरों का पतन समकालीन सभ्यता के सीमाओं को भी उजागर करते हैं। मतलब 1900 ईसा पूर्व में जो समकालीन सभ्यताएं थी, जो उनका पतन हो रहा था, तो वो उसको भी उजागर करती है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। उसमें आगे लिखेंगे, जैसे केवल नदियों के किनारे शहरों का विकास। उसमें आप साक्ष्य लिखेंगे, तो अगर इसका पतन हो रहा है तो किन कारणों से इनका पतन हो रहा है। जैसे केवल नदियों के किनारे शहरों का विकास। नदियों के किनारे शहरों का विकास, उस वक्त डैम जैसी संरचना हमारे मन में नहीं थी। जैसे आज भी बिहार में जो कोसी नदी है वो अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी को कहते हैं। कोसी अगर अपना मार्ग बदलती है तो एक एक गांव को उड़ा ले जाती है पूरी तरीके से। वहाँ में बहुत लोगों की मृत्यु होती है, पूरा गांव बंजर हो जाता है। समझ लीजिए, एक गांव का ख़त्म होना वहाँ की एक संस्कृति का ख़त्म होना होता है। तो नदियों के किनारे शहरों का बसना, नदी मार्ग परिवर्तन, बाढ़, प्राकृतिक आपदाएं,
इन चीज़ों से भी इनका क्रमिक पतन हुआ होगा। तो आप लिखेंगे केवल नदियों के किनारे शहरों का विकास, कॉमा, तकनीकी तौर पर कोई विशेष परिवर्तन नहीं। जैसे टेक्नोलॉजी, तकनीकी तौर पर कोई विशेष परिवर्तन नहीं। टेक्नोलॉजी के संदर्भ में ये बात है कि यदि आप कोई टेक्नोलॉजी, कोई तकनीक को विकसित कर रहे हैं, अगर आप समय के साथ अगले चरण में नहीं बढ़ेंगे तो इसका पतन होना शुरू हो जाएगा। जैसे आप जानते हैं, जो आज हम मेमोरी चिप यूज़ करते हैं बहुत छोटी छोटी आती है। पहले एक ट्रक तक इतनी बड़ी होती थी, लेकिन हमने जैसे जैसे तकनीकी हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, वो और छोटी और छोटी और छोटी और छोटी और एकदम छोटी हो गई है, माइक्रो चिप में आती है। तो ये टेक्नोलॉजी का बढ़ता हुआ क्रम है कि हम समय के साथ बढ़ रहे हैं। पहले तो ये कल्पना भी नहीं की जा सकती होगी कि 1000 किलोमीटर दूर बैठा व्यक्ति एक व्यक्ति से फ़ोन पर या संचार के माध्यम से बात कर सकता है। यहाँ एक और प्रश्न है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। लोग कहते हैं कि आजकल विज्ञान इतना ज़्यादा विकसित हो गया है, इतना अधिक विकसित हो गया है कि ईश्वर जैसी संकल्पना अब नगण्य हो गई है। देखिए, विज्ञान के विकास का मतलब ये थोड़ी नहीं होता है कि अगर हम ईश्वर की अवधारणा को नगण्य माने। आप ये मानिए कि इस दुनिया में जो भी चीज़ें बनी हैं, क्या इस संसार में वो पहले से विद्यमान नहीं थी? तो हम ये कह सकते हैं कि मनुष्यों का उसका सही ज्ञान नहीं था और उन्होंने एक ज्ञान के क्रम में इसका विकास किया और उसको संजोया। आप कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं बता सकते हैं जो पहले से इस संसार में विद्यमान था। कोई भी चीज़ आप बनाएंगे तो वो उसका एलिमेंट पहले से ही इस विश्व में, इस पृथ्वी पर मौजूद है, तभी आप बना रहे हैं। तो ये अवधारणाएं गलत हैं कि अगर कोई विज्ञान विकसित कर रहा है तो इसका मतलब ईश्वर की अवधारणा कमज़ोर नहीं और मजबूत हो रही है। आप किसी भी सब्जेक्ट पर पूरी तरह से जानकारी ले लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, अगर आप उसके बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं या बहुत अच्छे शिक्षक हैं तो पूरे जीवन भी मेहनत करके आपको उसका 1% भी नॉलेज नहीं होगा। पूरे जीवन आप उसमें लगा दीजिए, उस सब्जेक्ट में, थीसिस में, हर चीज़ में, लेकिन उस ज्ञान का 1% भी आप नहीं ले पाएंगे। आपका जीवन छोटा है इसके लिए। किसी भी सब्जेक्ट में आप अगर ज्योग्राफी में चले जाएंगे तो ज्योग्राफी की अवधारणा बहुत बड़ी हो जाती है, तब तो मानो एकदम तुच्छ लगता है। हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद इसके जैसे और ग्रह हैं, ग्रह में फिर सौर मंडल है, सौर मंडल से फिर बड़ी कल्पना है, गैलेक्सी है, फिर हज़ारों गैलेक्सियाँ हैं, फिर ब्लैक होल है, तो फिर उसके जैसे भी हज़ारों हैं। तो तब समझ में आता है कि मनुष्य की औकात एग्जैक्टली क्या है। तो टेक्नोलॉजी और विज्ञान के बढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि ईश्वर की जो अवधारणा है वो कमज़ोर हो जाए। ठीक है, कि इस संसार में ये बहुत बड़ा दर्शन भी है कि इस संसार में जो भी चीज़ें मौजूद हैं या मौजूद थी या आपने जिसको बनाया वो पहले से ही मौजूद थी। जैसे बल्ब का आविष्कार किया, उसमें टंगस्टन लगा, जो भी चीज़ें लगी वो पहले से ही मौजूद थी। हमें ज्ञान नहीं था कि उसको सजो कर बल्ब कैसे बनाना है, वो हमने सीखा, हमने प्रयास किया, 1000 बार प्रयास किया अल्वा एडिसन ने, फिर उसके बाद बल्ब बना। तो इस तरह हमें ज्ञान नहीं है। अभी हमको बहुत सारी चीज़ों का जो ज्ञान नहीं है संसार के बारे में। आप मानिए कि अगर आयन मंडल नहीं होता, आयन मंडल पहले से विद्यमान संसार में नहीं होता, तो क्या आज हम बात कर सकते थे? क्योंकि तरंगे तो वहीं जाकर टकरा कर रिटर्न होती हैं। और ये जो वेव हैं, जो वेव्स हैं, ये वेव्स पहले से विद्यमान नहीं थी। ये कोई कह सकता हो, कोई फिजिशियन कोई भी, कि ये जो वेव्स हैं कभी किसी काल में विद्यमान नहीं रही होंगी, ये तो हमेशा हमेशा से रही होंगी। इसका मतलब हमें इसका ज्ञान नहीं था। जब इसका हमें ज्ञान हो गया तो हमें इसका उपयोग आ गया। जब हमें इसका उपयोग आ गया तो हम इसकी यूटिलिटी जान गए, यूटिलिटी जान गए तो हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गए, साइंस में आगे बढ़ गए। तो विज्ञान का विकसित होना ईश्वर की अवधारणा को कमज़ोर करना नहीं होता है। आगे चलेंगे। हमने लिखा तकनीकी तौर पर कोई विशेष परिवर्तन नहीं, कॉमा, प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों में शहरों का विकास इत्यादि। जब हमने पहले ही बताया कि यहाँ नेचुरल डिसास्टर जैसी चीज़ें आएंगी, प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों में शहरों का विकास इत्यादि, जो इनका क्रमिक पतन रहा होगा, तो वो सभी कारण हमने आपको बता दिए। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे नोट करके लिखेंगे, अमरी एवं कोटदीजी से किलेबंदी का प्रमाण नहीं मिला है। दो ऐसे शहर हैं, अमरी व कोटदीजी,
इससे पहले हमने देखा था, हमने क्या देखा था कि हड़प्पा के जितने भी शहर हैं उनमें जो पश्चिमी भाग है उनकी किलेबंदी की गई। फिर हमने अपवाद में देखा था कि कालीबंगा राजस्थान में जो घग्गर नदी के तट पर है, गंगानगर जिले में है, हमने उसके संदर्भ में देखा था कि वहाँ पर पूर्वी भाग की भी किलेबंदी की गई। लेकिन हड़प्पा के दो ऐसे शहर हैं, अमरी और कोटदीजी, जिनका कोई किलेबंदी नहीं की गई है, ना पश्चिमी भाग की ना पूर्वी भाग की। ठीक है, आगे चलेंगे, इसी में लिखेंगे आगे। अभी ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है कला वाला, इसी में आगे लिखेंगे पॉइंट करके आगे लिखिए। भारत में वास्तुकला का आरंभ, क्योंकि वास्तुकला स्थापत्य से ही जुड़ी होती है तो इसी में लिख लीजिए। भारत में वास्तुकला का आरंभ सिंधु वासियों ने किया था। जैसे वास्तुकला जैसी जो चीज़ हमारी होती है कि सड़कों का निर्माण कैसा हो, घर जो बनाते हैं अभी भी बहुत लोग वास्तुकला के हिसाब से बनाते हैं कि खिड़कियां कहाँ खुलेंगी, कमरों का द्वार किधर होगा, यदि किसी व्यक्ति को किसी कमरे में सोना है तो बेड किस तरफ लगेगा, तो उसका सर किस तरफ रहेगा। ये इसलिए भी, ये जो हमारे जो साउथ और नॉर्थ पोल हैं, यहाँ चुंबक है, जब हम साउथ और नॉर्थ में सोते हैं तो ये हमारे ब्लड को सक करता है अपनी तरफ, जिससे माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम होती है। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ सोना सही माना जाता है। तो इस तरह वास्तुकला का भी अपना एक विशेष महत्व है। ये तो पूरा एक विज्ञान है, ये एक पूरा विज्ञान है, तो इसको अंधविश्वास के क्षेत्र में नहीं लेना चाहिए। ये एक पूरा विज्ञान है, उसका एक रीज़न है। किसी भी ज्ञान को आप पूरी तरह नकार नहीं सकते। यदि आपके पास एक प्रमाणिक तर्क है तब आप उसको खारिज कर सकते हैं, अन्यथा आप ये मानकर चलिए कि जो चीज़ें हैं हमें उसका सही ज्ञान नहीं है। यदि ज्ञान है तो आप उस पर प्रामाणिकता से तर्क दीजिए। भारत में वास्तुकला का आरंभ सिंधु वासियों ने, भारत में वास्तुकला का आरंभ सिंधु वासियों ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। हमने ये देख लिया था कि ये नगरी सभ्यता थी। इसमें जो भवन है वो 2 मंजिले थे, आप एक पॉइंट करके लिख लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में भवन 2 मंजिले भी थे, जैसे 1 मंजिल तो थे ही थे, लेकिन 2 मंजिल भी थे। ठीक है, 2 मंजिले भी थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे, दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। और जो घरों में फर्श है उनके बारे में लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, फर्श कच्चा होता था, फर्श कच्चा होता था। केवल कालीबंगा में, कालीबंगा वही राजस्थान, केवल कालीबंगा में पक्के फर्श के साक्ष्य मिले हैं। उसका कारण भी जान लीजिए। कालीबंगा मैंने बताया राजस्थान में, राजस्थान में क्या है, रेत। अब इन रेत से बचने के लिए यहाँ पक्के फर्श किए गए। ये रीजन आप मान लीजिए, आपको याद भी हो जाएगा, समझ भी आ जाएगा कि उसका कारण क्या है। जब किसी भी चीज़ के पीछे का हम कारण समझ लेते हैं तो वो जल्दी याद भी हो जाता है, और कभी उसके बारे में आपके क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ आपका स्थापत्य कला की समाप्ति होती है। अब हेडिंग डाल लीजिए मूर्ति कला, हेडिंग डाल लेंगे मूर्ति कला, मूर्ति कला। अब इसको भी कई डायमेंशन में बांट लेंगे। इसका विषय क्या है, निर्माण सामग्री क्या है, निर्माण सामग्री, निर्माण सामग्री में 3 चीज़ें होती हैं। पहला पत्थर से बनी है, दूसरा धातु से बनी है, तीसरा मिट्टी से बनी है। ठीक है, इसको नोट करते चलेंगे। विषय निर्माण सामग्री, फिर इसके बारे में प्रमाण कहाँ कहाँ से मिले हैं, क्या प्रमाण हैं, उनकी प्रमाणिकता क्या है। ठीक है, फिर देखेंगे कि ये जो मूर्तियाँ मिली हैं इनकी निर्माण सामग्री देख ली, विषय देख ली, इसकी विशेषताएं क्या है, ये कैसे अलग हैं, कैसे आकर्षित करती हैं, कैसे ये आकर्षक हैं, और इनका महत्व समझेंगे। ये किस महत्व के लिए कौन सी मूर्ति का उपयोग होता
रहा होगा। सीधी बात है, आप डायमेंशन सोच लेंगे, मूर्तिकला यही डायमेंशन हर काल में चलेगा कि इसका विषय क्या है, निर्माण सामग्री क्या है, प्रमाण क्या मिलते हैं, विशेषताएं क्या है, महत्व क्या है। पहला पॉइंट लिखिए इसमें, हड़प्पाई शहरों से पत्थर, हड़प्पाई शहरों से पत्थर, धातु, हड़प्पाई शहरों से पत्थर कौमा धातु। यहाँ पत्थर, धातु और मिट्टी तीनों की मूर्तियाँ मिली है, तो आप लिखेंगे हड़प्पाई शहरों से पत्थर, धातु एवं मिट्टी के मूर्तियों के साक्ष्य मिलते हैं, एवं मिट्टी के मूर्तियों के साक्ष्य मिलते हैं। फुल स्टॉप। अब इसमें देखेंगे कि पत्थर, धातु और मिट्टी में सबसे ज़्यादा कौन सी पाई गई है, तो आप लिखेंगे मिट्टी की मूर्तियाँ बहुतायत में पाई गई हैं। बहुतायत मतलब ज़्यादा संख्या में, बहुतायत मतलब ज़्यादा संख्या में मिट्टी की मूर्तियाँ बहुतायत में पाई गई हैं। आगे लिखेंगे पुरुषों से अधिक महिलाओं की मूर्तियाँ हैं, पुरुषों से अधिक महिलाओं की मूर्तियाँ। तो ये जो पुरुषों से अधिक महिलाओं की मूर्तियाँ मिलती हैं, यहाँ महिलाओं की मूर्तियाँ अधिक हैं। जो भी मूर्तियाँ मिली हैं यहाँ महिलाओं की मूर्तियाँ अधिक हैं। तो इसका क्या अर्थ है, इसी बेसिस पर हम कहते हैं यहाँ महिलाओं की स्थिति अच्छी रही होगी। जो हम समाज में देखेंगे, देख चुके हैं, यहाँ महिलाओं की स्थिति व दशा बेहतर रही होगी, क्योंकि यहाँ जो भी मूर्तियाँ मिली हैं उनमें सर्वाधिक महिलाओं की मूर्तियाँ मिली हैं। इसीलिए इसको मातृ सत्तात्मक समाज कहते हैं, इसीलिए इसे मातृ सत्तात्मक समाज कहते हैं। वैसे भारतीय संस्कृति में ये परंपरा है कि लोग माँ से जोड़ते थे अपने आप को। जब वैदिक काल आ जाता है तो वहाँ पितृ सत्तात्मक जैसी चीज़ें वहीं से निकलती हैं। लेकिन आप देखेंगे कि अगर श्री राम की बात होती है, जो महापुरुष थे, तो वो जब अपना परिचय देते थे तो वो दशरथ पुत्र राम भी कहते थे, लेकिन वो ये बहुतायत कहते थे, बहुत ज़्यादा ये कहते थे कि कौशल्या नंदन राम। तो अपनी माँ से अपने आप को कनेक्ट करते थे। और श्री कृष्ण की बात करें तो श्री कृष्ण भी अपने आप को माँ से कनेक्ट करते थे। वो कहते थे मैं देवकी नंदन पुत्र हूँ या मैं देवकी पुत्र हूँ, ठीक है। और जैसे जब लक्ष्मी को जोड़ा जाता है विष्णु से, अगर शिव का नाम लिया जाता है तो पार्वती का भी लिया जाता है। ऐसे ही अगर राम का नाम लिया जाता है तो उससे पहले सीता का नाम लिया जाता है, और उससे पहले जब राधा और कृष्ण की बात होती है तो राधे राधे और कृष्ण कृष्ण एक साथ लिया जाता है। तो ये भारतीय संस्कृति का अटूट हिस्सा आज भी बना हुआ है। पितृसत्तात्मक जैसी चीज़ें पैट्रियार्की की जो आई है वो हम देखेंगे वैदिक काल के, और ख़ासकर उत्तर वैदिक काल में। जैसे वैदिक काल का जो पहला चरण होता है ऋग वैदिक काल, उसमें महिलाओं की स्थिति बहुत बेहतर थी। वो सभा, विदत इन सब में भाग ले सकती थी, और बहुत विदुषी कन्याओं के भी आपको नाम मिलते हैं जो उसमें विद्वान कन्याएं थीं। तो विश्वारा, जो अनेक नाम हो, उस वक्त हम चर्चा करेंगे। लेकिन जब उससे एक चरण में उत्तर वैदिक काल में हम चलते हैं तो वहाँ पर महिलाओं की स्थिति वहीं से दयनीय बनना शुरू हो जाती है, जो आकर चलती है हमारे 18वीं सदी तक। उसके बाद फिर रिफॉर्म्स होते हैं बहुत सारी चीज़ों में, उसके बाद फिर स्थितियाँ सुधरती हैं। तो ये देखेंगे। फिर बीच में भी स्थितियाँ सुधरती है जब बुद्ध आ जाते हैं, वो भी एक भक्ति काल है। फिर हम मध्यकालीन इतिहास में जब इस्लाम का आगमन आ जाता है, एक नई विचारधारा आ जाती है, फिर भक्ति काल फिर हम देखते हैं, फिर भी हमको एक अच्छा डायमेंशन, एक पॉजिटिविटी देखने को मिलती है, ठीक है। तो हम ये आगे चलेंगे। मातृसत्तात्मक समाज है। पुरुषों से अधिक महिलाओं की मूर्तियां हैं, कॉमा जीव जंतु। अब इनके विषय हम समझ रहे हैं कि मानव भी इनका विषय है। आगे लिखेंगे कॉमा जीव जंतु, कॉमा पशु पक्षी, कॉमा खिलौने, जीव जंतु, पशु पक्षी, खिलौने, कॉमा घरेलू उपकरण,
इत्यादि से संबंधित मूर्तियों के प्रमाण मिले हैं। विषय हम समझ लिए कौन कौन से विषय हैं। विषय है महिला है और पुरुष दोनों की मूर्तियां मिली हैं, पशु पक्षियों की मिली हैं, ठीक है, घरेलू उपकरणों की मिली है, खिलौने मिले हैं। तो ये सारे बातें हो गई। तो हम लिखेंगे वही इत्यादि से संबंधित मूर्तियों के भी प्रमाण मिलते हैं। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिए, ये मूर्तियां अनगढ़ है। अनगढ़, अनगढ़ का मतलब जो गढ़ी ना गई हो, गढ़ी ना गई हो, तो ये मूर्तियां अनगढ़ है। ये मूर्तियां अनगढ़ हैं। इसका उद्देश्य संभवतः, जैसे ज़्यादा नक्काशी और कारीगरी इस पर नहीं है, तो इसका उद्देश्य संभवतः मनोरंजन एवं धार्मिक रहा होगा। जैसे कि महिलाओं की जो मूर्तियां ज़्यादा मिली हैं उसका विशेष महत्व रहा होगा, धार्मिक रहा होगा। खिलौने जो मिले हैं वो मनोरंजन के लिए होंगे, घरेलू उपकरण वो भी मनोरंजन के लिए प्रयोग किए जाते रहे होंगे, और पशु पक्षी इन सब की धार्मिक महत्व भी रहा होगा और उसका मनोरंजन का भी महत्व रहा होगा। तो हम उसमें आगे लिखेंगे ये मूर्तियाँ अनगढ़ हैं। इसका उद्देश्य संभवतः मनोरंजन एवं धार्मिक रहा होगा। फुल स्टॉप। ये मूर्तियां समाज के आम लोगों के विचारों को व्यक्त करती हैं। ये मूर्तियां समाज के आम लोगों के विचारों को व्यक्त करती हैं। ये मूर्तियां समाज के आम लोगों के विचारों को व्यक्त करती हैं। इनसे हमें आम लोगों की विचारधारा समझ में आती है कि आम लोगों की विचारधारा महिलाओं के प्रति क्या थी, पुरुषों के प्रति क्या थी, पशु पक्षियों के प्रति क्या थी। तो ये सब आप डायमेंशन बना सकते हैं उसके, ठीक है। फिर फुल स्टॉप करके आगे लिखेंगे मूर्ति निर्माण की यह परंपरा आज भी हमारे जीवन में देखी जा सकती है। मूर्ति निर्माण की यह परंपरा आज भी हमारे जीवन में देखी जा सकती है। जैसे आज भी पशु पक्षियों की मूर्तियां बनती हैं कि नहीं, भारत में पशु पक्षियों की मूर्तियां बनती हैं, मानव की बनती है, मानव में पुरुष की भी बनती है, पुरुष की भी बनती है, महिलाओं की भी बनती है। जैसे मान लीजिए भारतीय संस्कृति में अभी ईश्वर को निकाल दीजिए जो देव हैं, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी स्टैचू बना है, स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। नेहरू जी की प्रतिमा आपको बहुत जगह देखने को मिल जाएगी। जो अलग अलग हमारे समाज में जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है, जो हमारे देश के लिए सही थे, उनकी, इंदिरा गांधी जी की भी आपकी मूर्तियां कहीं कहीं देखने को मिलेगी। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी मूर्तियां हमको देखने को मिलती हैं। महिलाओं की भी मूर्तियां देखने को मिलती हैं, पशु पक्षी की भी मूर्तियां देखने को मिलती हैं, पशु पक्षियों को भी मूर्तियां देखने को मिलती हैं। जैसे अशोक स्तंभ में जो शेर हैं उनकी भी मूर्तियां आज हमको देखने को मिलती हैं, जो अभी जल्दी में उसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर ने किया था अशोक स्तंभ का। तो वो तो परंपरा आज भी चली आ रही है। तो यही सब चीज़ें सिंधु घाटी सभ्यता की जो आज भी हमारे जीवन, संस्कृति, समाज का भाग है, ठीक है। आगे लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे पत्थर की मूर्तियों के साक्ष्य मुख्यतः, पत्थर की मूर्तियों के साक्ष्य, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे पत्थर की मूर्तियों के साक्ष्य मुख्यतः मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। जो पत्थर की मूर्तियां ज़्यादातर मिली हैं वो कहाँ से मिली हैं? मोहनजोदड़ो व हड़प्पा। आज हमें ये टॉपिक ख़त्म करना है तो थोड़ा स्पीड से हम चलेंगे। पत्थरों की जो मूर्तियां मिली हैं वो मोहनजोदड़ो व हड़प्पा से अधिक मिली हैं। समझ रहे हैं? पत्थर की जो मूर्तियां हैं वो मोहनजोदड़ो व हड़प्पा से अधिक मिली हैं। आगे लिखेंगे मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक। अब इन दोनों में सर्वाधिक मूर्तियां कहाँ से मिली हैं? तो मोहनजोदड़ो से। आप लिखेंगे उसी में मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक मूर्तियां मिली हैं। मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक मूर्तियां मिली हैं। फिर आगे लिखेंगे इनमें एक प्रसिद्ध मूर्ति है, प्रसिद्ध मूर्ति जो है, इनमें एक प्रसिद्ध मूर्ति है दाढ़ी युक्त एक व्यक्ति, दाढ़ी युक्त एक व्यक्ति
योग की मुद्रा में, योग की मुद्रा में, दाढ़ी युक्त एक व्यक्ति योग की मुद्रा में। तो मोहनजोदड़ो व हड़प्पा, इसमें सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ मोहनजोदड़ो में से मिली हैं। मोहनजोदड़ो में से जो मूर्तियाँ पत्थर की मिली हैं उनमें से प्रमुख कौन है? आप लिखेंगे इनमें से एक प्रसिद्ध दाढ़ी युक्त एक व्यक्ति की मूर्ति है। इनमें से एक प्रसिद्ध दाढ़ी युक्त एक व्यक्ति योग की मुद्रा में, योग की मुद्रा में योग की मुद्रा में, इनमें एक प्रसिद्ध दाढ़ी युक्त एक व्यक्ति योग की मुद्रा में की मूर्ति जो कि तिपतिया पैटर्न के वस्त्र को धारण किए हुए, तिपतिया पैटर्न ये होता है, ऐसे जो पान का पत्ता नहीं होता उसको तिपतिया पैटर्न कहते हैं। तिपतिया पैटर्न या तिपतिया पद्धति के वस्त्र को धारण किए हुए, तिपतिया पद्धति के वस्त्र को धारण किए हुए हैं। ठीक है, आगे लिखिए उसी में। अब हमने मोहनजोदड़ो में प्रमुख देख लिया, अब हड़प्पा में देख लेंगे। हड़प्पा से इसी प्रकार हड़प्पा से नृत्यरत युवक के धड़ की मूर्ति मिली है। नृत्यरत मतलब डांस करते हुए, नृत्य का मतलब होता है डांस, रत मतलब जारी रखना, मतलब डांस करते हुए, डांसिंग स्टाइल में मिली है। इसी प्रकार हड़प्पा से नृत्यरत युवक के धड़ की मूर्ति, युवक के धड़ की मूर्ति मिली है। हमने पत्थर की देख ली, मिट्टियों की भी देख ली, आगे चलेंगे। धातुओं की देखना बाकी है, तो अब धातु की देखेंगे। चलिए अब धातु की देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट उसमें लिखेंगे पत्थर के साथ साथ धातु के मूर्तियों के भी साक्ष्य मिलते हैं। पत्थर के साथ साथ धातु के मूर्तियों के भी साक्ष्य मिलते हैं। पत्थर के साथ साथ धातु के मूर्तियों के भी साक्ष्य मिलते हैं। जैसे अब इसका भी साक्ष्य लिखते हैं, प्रमाणिकता। हम तो सिविल सर्विस वाले हैं, हमको प्रमाणिकता देनी पड़ेगी, हवा में कोई बात नहीं करनी है। आप जो भी कर रहे हैं तर्क के साथ, साक्ष्य के साथ आपको कहना पड़ेगा। उसमें लिखेंगे जैसे मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी, हमने बताया था, आप इसको सर्च करिएगा गूगल पे, इसको देख लीजिएगा। कांसे की नर्तकी, जिसको आज के संदर्भ में क्या कहते हैं? नटराज की मूर्ति। ये वही नटराज की मूर्ति है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति, कौमा दाइमाबाद से कांसे की इक्का गाड़ी इत्यादि मिली है। कौमा दाइमाबाद से, दाइमाबाद जो महाराष्ट्र में था, हमने आपको बताया था, जो सबसे दक्षिणी बिंदु है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो दाइमाबाद से कांसे की इक्का गाड़ी मिली है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। अब देख लेंगे कि जो धातु है कांसे की, उसका विषय क्या है। इन मूर्तियों के विषय को आगे लिखेंगे। इन मूर्तियों के विषय को देखें तो, इन मूर्तियों के विषय को देखें तो, स्पीड में लिखेंगे, जल्दी लिखने की आदत डालिए। एग्जामिनेशन हॉल में उतना समय नहीं रहेगा क्योंकि आपके मेंस के ज़्यादा क्वेश्चन आपको लिखने हैं, इसीलिए। ठीक है, तो आगे लिखेंगे। इन मूर्तियों के विषय को देखें तो संभवतः आम जीवन के, इन मूर्तियों के विषय को देखें तो संभवतः आम जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रतिबिंबित या प्रतिनिधित्व, आम जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रतिनिधित्व करने वाली हैं। जैसे नृत्य, परिवहन इत्यादि। नृत्य, परिवहन इत्यादि ये हमारे आम जीवन से जुड़ी रहती हैं। तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति ये नृत्य को दर्शाती है। दाइमाबाद से जो इक्का गाड़ी मिली है वो परिवहन को दर्शाती है। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, मूर्तियों के निर्माण में सौंदर्य, मूर्तियों के निर्माण में सौंदर्य तथा शारीरिक बनावट या शारीरिक अनुपात, मूर्तियों के निर्माण में सौंदर्य
तथा शारीरिक अनुपात का विशेष ध्यान रखा गया है। मूर्तियों के निर्माण में सौंदर्य तथा शारीरिक अनुपात का विशेष ध्यान रखा गया है और यथार्थवादी तरीके से मूर्तियों में भावों को व्यक्त किया गया है और यथार्थवादी तरीके से मूर्तियों में भावों को व्यक्त किया गया है। अब समझेंगे सौंदर्य, ये एक शब्द आया, फिर आया शारीरिक अनुपात, फिर आया यथार्थवादी भाव। जैसे क्या आप लोग ये मानते हैं कि सुंदरता हमारे आँखों में है या सामने वाला सुंदर होता है? जैसे आप अगर किसी सुंदर वस्तु को देखेंगे, जैसे आप ताजमहल को देखते हैं, तो आप ताजमहल को देखकर क्या कहेंगे? ताजमहल सुंदर है या आपकी आँखों में सुंदरता है? ताजमहल सुंदर है क्योंकि उसका अनुपात सही है, उसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, उसकी पेंटिंग सही है, उस पर जो संगमरमर के पत्थर उपयोग किए गए हैं चमकीले हैं, जो हमारी आँखों को बहुत सुख देते हैं। तो ठीक है, तो सौंदर्य का मतलब होता है कि एक तरह से सजावट या श्रृंगार, यही तो बढ़ाता है सौंदर्य को। सौंदर्य का मतलब खूबसूरती, ब्यूटीनेस, ठीक है, इसको समझ गए। तो ऐसी कोई बात नहीं होती है जो ऐसा कि व्यक्ति की आंखों में सौंदर्य होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सौंदर्य जो होता है सुंदर व्यक्ति में होता है, सुंदर चीज़ों में होता है, सुंदर वस्तुओं में होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि देखने वाले का नज़रिया सुंदर हो, ऐसी कोई बात नहीं होती है। आप ये देख लीजिएगा कि आप अपने जीवन में ज़्यादा आकर्षित सुंदर पुरुष या सुंदर महिला की तरफ होते हैं, या आप ये समझते हैं कि सुंदरता कोई भाव नहीं है, हमें व्यक्ति को व्यक्ति देखना चाहिए। ऐसी बहुत कम भावनाएं हैं। ज़्यादातर 99% हम किसी के प्रति आकर्षित होते हैं तो उसके सौंदर्य को लेकर होते हैं। इस पर 4 चांद लगाता है ये शारीरिक अनुपात। अब शारीरिक अनुपात क्या होता है कि हमारे हाथ कितने लंबे हैं, भुजा कितनी चौड़ी है, पैर कितने लंबे हैं, लंबाई कितनी है, ना ज़्यादा छोटी है ना ज़्यादा बड़ी है, चेहरे की बनावट कैसी है, चेहरे का अनुपात कैसा है। एक मूवी आई थी सुपर 30, समय मिलिएगा तो इसके देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है, बहुत इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल मूवी है। इसमें ऋतिक रोशन जो किरदार निभा रहे हैं आनंद कुमार का, आनंद कुमार एक गणितज्ञ हैं बिहार के, इनका किरदार निभा रहे हैं। तो ये इस मूवी में अपनी प्रेमिका से क्या कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे में फी की कमी है, तुम्हारे चेहरे में फी की कमी है। तो वैश्विक मानकों में चेहरे के कुछ अनुपात सिद्ध या बनाए गए हैं। आप इसको सर्च करके इसके बारे में थोड़ा देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा जानने में। कोई नई चीज़ आती है तो उसको जानना चाहिए। तो सबसे सुंदर चेहरा वो होगा जो इसकी अनुपात के हिसाब से होगा, वही विश्व का सबसे सुंदर चेहरा होगा। ठीक है, अभी आप देखेंगे द कैरिबियन ऑफ सी में जो मुख्य अभिनेता हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उनकी जो अभी प्रेमिका से तलाक हुआ है, उनकी जो पत्नी थी, उसे विश्व की सबसे सुंदर महिला कहा जाता है, क्योंकि उसकी जो चेहरे का अनुपात है वो जो वैश्विक मानक सिद्ध किए गए हैं मैथमेटिकली, वो पूरी तरह से उस पर खरे उतरते हैं। तो इसे कहते हैं शारीरिक अनुपात। ये बात बिल्कुल झूठ है जो किसी शायर ने कहा है, नज़र नज़र का फ़र्क होता है जनाब, महबूब किसी का भी हो लाजवाब होता है। जैसे आप कहते हैं, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हमें प्रेम चेहरा देखकर या शरीर देखकर नहीं होता है। ऐसा हो सकता है, ऐसा कब हो सकता है? जब हम किसी व्यक्ति के साथ समय बिताते हैं तब हम उसके गुण और अवगुण से आकर्षित या उससे दूर जाते हैं। तो ये सौंदर्य और शारीरिक अनुपात नहीं होता है, आप उसके गुण के प्रति उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, उसके अवगुणों से उससे दूर जाते हैं, तो ये चीज़ें आपको आकर्षित करती है। एक शब्द है जो यूज़ होता है क्रश। क्रश किसको कहते हैं?
कि किसी भी महिला को या किसी भी पुरुष को आपने देखा और आपने पहली बार में कहा कि इससे सुंदर महिला या पुरुष हमने ज़िंदगी में नहीं देखा। आपको वो कहते हैं ना पहली नज़र वाला प्रेम, तो उसको क्रश कहते हैं। तो क्रश कैसे होता है? ये सौंदर्य और शारीरिक अनुपात के हिसाब से होता है। तब जो मूर्तियाँ बनी हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता में धातुओं की, तो उनमें ये देखा गया था कि सौंदर्य का विशेष ध्यान रखा गया और शारीरिक अनुपात का विशेष ध्यान रखा गया कि हाथ कितने लंबे हो, पैर कितने लंबे हो, भुजा कैसी हो, ये जो कमर है वो कैसी होनी चाहिए, पेट कहाँ होना चाहिए, तो नाभि कहाँ हो। तो ये शारीरिक अनुपात बिल्कुल एकदम सटीक रखा गया था। फिर आप आते हैं यथार्थवादी भाव। यथार्थवादी भाव क्या होता है? जैसे नृत्य करती हुई महिला, तो उसको यथार्थ में दिखाना है। तो जब कोई मनुष्य, जब कोई मानव सच में यथार्थ में नृत्य करता है, तो उस भाव को प्रकट करने के लिए जब उसको किसी मूर्ति में सजोया जाता है, तो उस पर यथार्थवादी भाव प्रकट करने का मतलब हंसता हुआ, रोता हुआ, नृत्य करता हुआ, क्रोध में, योग की मुद्रा में। आज भी हमारे यहाँ नवरात्रि के विशेष अवसरों पर जब मूर्तियाँ बनती हैं तो उनमें क्रोधित मूर्तियाँ भी होती हैं और दयावान भी मूर्तियाँ होती हैं। तो वो सब भाव, ये यथार्थवादी भाव उनमें प्रकट किया गया था। ये उनका नॉलेज था, ये नॉलेज का स्तर था। पहले भी हम देख चुके हैं कि कांसे को गलाकर उसको बनाया जा रहा है, तो एक अच्छे केमिस्ट तो वो थे ही, रसायनविद। उसके साथ साथ ये इन चीज़ों का भी ध्यान रखते थे। ठीक है, आगे चलेंगे इसमें, इतना ही। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, तकनीकी दृष्टिकोण से तकनीकी दृष्टिकोण से तकनीकी दृष्टिकोण से भी देखें तो धातु के मूर्तियों के निर्माण में तकनीकी दृष्टिकोण से भी देखें तो धातु के मूर्तियों के निर्माण में द्रव्य मोम विधि का प्रयोग किया गया है। द्रव्य मोम विधि का, हमने इसके बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं किस तरह होती थी। द्रव्य मोम विधि, द्रव्य मोम विधि, द्रव्य मोम विधि का प्रयोग किया गया है। यह विधि आज भी प्रचलित है। जैसे जो आभूषण बनते हैं धातुओं के और जो मूर्तियां बनती है धातुओं की, जो सिक्के बनते हैं धातुओं के, तो उसमें क्या होता है, धातुओं को गलाया जाता है। धातुओं को गलाकर एक सांचे में पिरो दिया जाता है। उसी तरह फिर वो जब ठंडा हो जाता है तो वो आभूषण तैयार हो जाता है, मूर्ति तैयार हो जाती है, सिक्के तैयार हो जाते हैं, उसको तराश कर फिर बना लिया जाता है। उसी तरह द्रव्य मोम विधि द्वारा ये होता था कि पहले एक मोम की मूर्ति बना ली जाती थी, उसके ऊपर मिट्टी के लेप लगाकर उसको गर्म कर दिया जाता था। तो मिट्टी की लेयर कड़ी हो गई, गर्म होने से पक गई और नीचे का जो मोम था वो पिघल कर निकल गया, अंदर का सांचा खाली हो गया। उस सांचे में कांसे को पिघलाकर डाल दिया जाता था, तो स्ट्रक्चर वैसा का वैसा, फिर वो जो ठंडा हो जाता था ऊपर से जो मिट्टी थी परत, उसको तोड़कर मूर्ति बना ली जाती थी। ये द्रव्य मोम विधि आज भी प्रचलित है, सांचे के रूप में है। ठीक है, संभवतः नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, संभवतः मूर्तियाँ, संभवतः मूर्तियाँ समाज के उच्च वर्गीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती हैं। जो धातु की मूर्तियां हैं वो उच्च वर्गीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती हैं। कैसे? जो धातु की मूर्तियां जो बन रही हैं, इनको गलाने पिघलाने खर्चा अधिक रहा होगा, और जो इनकी सुंदर और सजावट है, एक अच्छे कारीगर की आवश्यकता पड़ती रही होगी। तो उस क्रम में इसका उपयोग कौन करेगा? शाही वर्ग कैसे क्यों करेगा? अपने वैभव को दिखाने के लिए। जब आज भी हम कहीं जाते हैं किसी बड़े आदमी के घर, तो आप देखें बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगी रहेंगी, तो वो बताता है मैंने इस नीलामी में इसको 2 करोड़ की ख़रीदा, इस नीलामी में 4 करोड़ की ख़रीदा। तो एग्जैक्टली वो मनोवैज्ञानिक दबाव आप पे बनाना चाहते हैं कि आप इन्फीरियर हैं, हम सुपीरियर हैं। इसे ही कहते हैं मनोवैज्ञानिक दबाव। जो लोग ठीक से समझते हैं वो इसका तनाव नहीं लेते हैं, और जो लोग ठीक से नहीं समझते हैं वो इनका तनाव ले लेते हैं।
जैसे कि इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब ने जब ईश्वर से पूछा कि ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी क्या है, ऐसी क्या भावना है या ऐसी क्या चीज़ है जिसका कोई इलाज नहीं है, तो उन्होंने कहा था हसद। हसद ईश्वर की तरफ से आंसर जो मिला था हसद। हसद क्या होता है? किसी की बड़ी गाड़ी है, किसी का बड़ा घर है, उसे देखकर हमें मन में तनाव पैदा होता है, उसी को कहते हैं हसद। ये किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। इसे आप ईर्ष्या के रूप में देख सकते हैं। ईर्ष्या, जलन, इन सब रूपों में आप देख सकते हैं। एक स्टोरी है, उसको पढ़िएगा कभी, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। हम लोगों ने क्लास 6-7 में पढ़ा था। आप उस स्टोरी को पढ़िएगा, आपको मज़ा आएगा। तो ये हसद ऐसी चीज़ है जो आपके व्यक्तित्व का विनाश कर देती है। अनसर्टेनिटी आपके अंदर आ जाती है, जिसको कहते हैं अनिश्चितता। अनिश्चितता, अनिश्चितता कि आप वही पाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम आपका इसको एग्जाम्पल बताते हैं, समाज में जो सबसे यथार्थवादी एग्जाम्पल मिलता है, अमीरों की शादी होती है, अमीरों की शादी होती है, उनमें लड़के जाते हैं, लड़के लड़कियां सब जाते हैं। उनमें जो दहेज का सामान है, मैंने देखा है, दहेज का सामान है वो एकदम फ्रंट पे रखा जाता है, जहाँ गेट बना हुआ था उसके कुछ दूरी पर। मैंने बहुत शादियों में देखा, मुझे बहुत ख़राब भी लगा। मैंने कहा ये तो प्रथा अच्छी नहीं है। तो दहेज का सामान जो भी वो अपनी बेटी को दे रहे हैं, एकदम सामने ला कर रखते हैं ताकि लोग उसको देखें। ऐसा हर जगह होता है। मुसलमानों में ये होता है, मुसलमान में भी, इस्लाम में ऐसा नहीं है, लेकिन मुसलमान जो भारतीय संस्कृति को फॉलो करते हैं उसमें क्या होता है, जो दहेज में आभूषण दिए जाते हैं लड़कियों को, लड़कों की तरफ से जो आते हैं, जो लड़की अपने पिता के घर से पाती है, तो उसको सभी रिश्तेदारों को दिखाया जाता है बारी बारी करके। फिर जो सामान लड़की को दिया जा रहा है, सामान देने से पहले, विवाह से कुछ दिन पहले, लड़कियों का जो होता है, लड़कियों के सामान सारे रिश्तेदारों को बारी बारी हर एक दिन बुला बुला कर दिखाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, मन में जो होती कुंठा पैदा होती है। अब वो व्यक्ति जो इन सब चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसके पास पैसे नहीं है, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, तो उसके मन में कुंठा पैदा होती है। और ये कुंठा कहीं ना कहीं पारिवारिक दबाव बनकर उभरता है। जैसे कोई व्यक्ति है, या कोई मैं ही हूँ, मैं एक लड़का हूँ, मैंने ये देखा है कि मेरे दोस्त की शादी में जो अमीर है उसको बुलेट गिफ्ट में मिली है, ठीक ठाक सामान मिला है, और मेरी पत्नी जिससे मेरी शादी हुई, मुझे उससे कुछ नहीं मिला। तो दहेज उत्पीड़न का जो केस आता है, दहेज उत्पीड़न, ये कहीं ना कहीं इन अमीरों की देन है। ये दिखावा करते हैं, बड़ी शादियाँ, बड़ा टेंट हाउस, बड़ी लाइटिंग वाइटिंग और बड़ा वैभव, इसी को देखकर गरीब लड़के प्रभावित होते हैं। तो वो तो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिससे शादी करेंगे उसके बाप पर दबाव डालेंगे कि बारात आएगी तो ऐसी व्यवस्था रहनी चाहिए, वैसी व्यवस्था रहनी चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। और उस क्रम में लड़की का बाप तो सब पूरा करना चाहता है, कोई चीज़ें रह जाती हैं, तो वो जो कुंठा बदलती है वो दहेज उत्पीड़न के रूप में बदलती है। व्यक्ति कुंठा में जब होता है वो नशा करने लगता है, शराब, गांजा, ये सब चीज़ें उसके जीवन का भाग बन जाती है। तो ये व्यक्ति के लिए पूरे व्यक्तित्व का विनाश कर देती है। तो जो डोमेस्टिक वायलेंस है, ये इससे भी, ये बहुत बड़ा कारण है, ये बहुत बड़ा कारण है। यदि आप अपनी बेटी को कुछ दे रहे हैं तो छुपा कर दीजिए, क्या ज़रूरत है। जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, जो उसको नहीं दे सकता है, वो जानेगा। मैंने आपको एग्जांपल बताया कि मेरे दोस्त को बुलेट मिली है, तो मैं भी चाहूँगा मुझे दहेज में बुलेट मिले, ताकि मैं भी अपना भौकाल बना सकूं। भारतीयों में भौकाल की परंपरा बहुत पहले से चल रही है कि हमारा भौकाल बनना चाहिए। सम्मान भले से, ज्ञान कुछ रहे ना रहे, भौकाल रहे। आप हमेशा देखेंगे, आप चले जाइए यूट्यूब पर, आप देख लीजिए कि किस वीडियोज़ पर, किन जैसे कंटेंट पर व्यूज़ ज़्यादा हैं। जो विचारधारा है, धर्म से रिलेटेड विचारधारा है, दर्शन है, जो धर्म का गहरा दर्शन है, आप देखिएगा बड़े बड़े महान संत हर धर्म के वहाँ पड़े हुए, उन पर आप व्यूज़ देख लीजिए। और जो पोर्नोग्राफी है, पोर्नोग्राफी बहुत सारे रूप में होती है। एक हाफ पोर्नोग्राफी होती है और एक फुल होती है। जैसे किसी व्यक्ति को
एक्साइटेड करके आप जो पैसा कमाते हैं, इसी को कहते हैं पोर्नोग्राफी। तो इस पर व्यूज़ ज़्यादा हैं। आप देखेंगे जो गालियाँ देते हैं, जो बहुत बकवास बातें करते हैं, बिना तर्कों की करते हैं, उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उन पर आपको व्यूज़ ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको मज़ा आ रहा है। क्या हमारा व्यक्तित्व तो इन्हीं के लिए बना है? क्या हमारी पर्सनैलिटी इसी के लिए डेवलप्ड हुई है? क्या हमारा जीवन इसी के लिए है? धर्म क्या कहता है? धर्म इन्हीं सब चीज़ों पर संयम की बात करता है। धर्म के अनेक रूप हैं। किसी भी किसी भी धर्म का धार्मिक गुरु गलत हो सकता है, किसी भी धर्म का जो पालक है वो गलत हो सकता है, किसी के धर्म का जो अनुयायी है वो गलत हो सकता है, लेकिन जो धर्म के सिद्धांत है वो गलत नहीं हो सकते। वो जितना उस समय में ज़रूरी महत्व रखते थे वो आज भी रखते हैं, वो हमेशा हर काल में रखेंगे। कुछ डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, जो प्रभुत्वशाली लोग हैं उन्होंने अपने रूप से धर्म ग्रंथों में चेंज किया होगा। जैसे इस्लाम की सबसे बड़ी अवधारणा क्या है? इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम ये कहता है कि जो मोहम्मद साहब हैं वो इस दुनिया में सबसे पहले संदेशवाहक नहीं है। इनसे पहले भी ईश्वर ने इन जैसों हज़ारों करोड़ों की संख्या में भेजा है, ये पहले नहीं है। लेकिन ईश्वर ने जितने भी अपने दूतों को भेजा और पुस्तकों को भेजा, जो शाही वर्ग था, जो प्रभुत्वशाली लोग थे, जो सत्ता जिनके हाथों में थी, उन्होंने अपने अनुरूप से उन धर्म ग्रंथों में, उन धर्म सिद्धांतों में चेंज कर दिया अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए। तो धर्म का जो रूप है वो बिगड़ गया। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हड़प्पाई चित्रकला। हड़प्पाई चित्रकला। हड़प्पाई चित्रकला। थोड़ा जल्दी करेंगे, टॉपिक थोड़ा लंबा हो गया। कितना समय हुआ? ठीक है, लिखिए ताकि हम जल्दी से कंप्लीट कर सके। पहला पॉइंट लिखेंगे, हड़प्पा कालीन चित्रों के प्रमाण बर्तन से प्राप्त हुए। जो बर्तन बनते थे, बर्तन, उन पे चित्रकला देखने को हमको मिली है, और ये काले व लाल रंग की है। तो आप लिखेंगे हड़प्पा कालीन चित्रों के प्रमाण, हड़प्पा कालीन चित्रों के प्रमाण बर्तन से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, चित्रों के प्रमुख विषय हैं। हमने कहा था विषय के बारे में जानेंगे। चित्रों के प्रमुख विषय क्या हैं? पशु पक्षी, वनस्पति एवं मानव। विषय हमने समझ लिया क्या है। विषय क्या है इनका? पशु पक्षी, वनस्पति एवं मानव। पशु पक्षी, वनस्पति व मानव, यही केंद्र में है इनके। अब इसमें साक्ष्य लिखेंगे, जैसे इन विषयों का साक्ष्य आपको देना पड़ेगा। जैसे लोथल से प्राप्त एक बर्तन पर लोमड़ी का चित्र। लोमड़ी का चित्र, ये कौन सी लोमड़ी है? वही पंचतंत्र की कहानियाँ वाली लोमड़ी है, जो हमारे दादा नाना आपको सुनाते रहते थे, दादी नानी। ये वही लोमड़ी है पंचतंत्र वाली। अब देख लीजिए, पंचतंत्र की कहानियाँ कब से चली आ रही हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से। तो भारतीय संस्कृति का ये भी पंचतंत्र की कहानियाँ अटूट हिस्सा है, हर घर में सुनाई जाती हैं। तो लोथल से प्राप्त एक बर्तन पर लोमड़ी का चित्र, कॉमा, हड़प्पा से प्राप्त एक मछुआरे का चित्र। हड़प्पा से प्राप्त एक मछुआरे का चित्र। अब देखेंगे अंडरस्टैंडिंग कैसे बनाते हैं। हड़प्पा से प्राप्त एक मछुआरे का चित्र। यदि कभी क्वेश्चन पूछ लिया, क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मछली को मारकर खाते थे, तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि हड़प्पा के एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र मिला है। इसका अर्थ ये है कि मछुआरे जैसी चीज़ वहाँ थी और ये मछली मारकर खाते थे, तो आपको क्लिक कर जाएगा। समझ को क्रिएट करना है, किसी सब्जेक्ट का विद्वान नहीं बनना है, हमें विद्यार्थी ही रहना है, सीखते रहना है और अपनी समझ को विकसित करना है। हमने पहले ही कहा था शुरू वीडियो में कि पूर्वाग्रह जो भी आप समाज से अडॉप्ट किए हैं, जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ करके आपके दिमाग में भर दिया गया है, उन सब चीज़ों से हटकर आप खुले दिमाग से सोचेंगे, क्योंकि आप एक सिविल सेवक की तरफ बढ़ रहे हैं, बनने के क्रम में हैं। सिविल सेवक हमेशा निष्पक्ष होता है, ना वो किसी का विरोधी होता है, ना किसी का समर्थक होता है, वो न्यूट्रल होता है।
बनने के क्रम में। उसके बाद आप क्या करते हैं वो आपका अपना व्यक्तित्व है। बनने के क्रम में हमेशा हमें, चाहे मेंस हम लिख रहे हैं चाहे इंटरव्यूज़ में, हमें निष्पक्ष होकर बात करनी है। हम ना किसी के पक्ष में बात करेंगे और ना ही विरोध में। हम कभी भी किसी व्यक्तित्व का इतिहास में आकलन करेंगे तो निष्पक्ष होकर करेंगे कि ये फैक्ट्स हैं, ऐसा 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 कहा जाता है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, ये चीज़ें हैं, बस इतना ही। हमें ना उसके बारे में अपनी राय व्यक्त करनी है ना कुछ कहना है। आगे चलेंगे। मछुआरे का चित्र तथा पेड़ पौधों से संबंधित चित्रों में पीपल एवं नीम का चित्रण इत्यादि। पीपल एवं नीम का चित्रण इत्यादि। पीपल एवं नीम का चित्रण इत्यादि। अब देख लीजिए, हमने अभी धर्म का महत्व आपको हम बता रहे थे। पीपल, नीम और तुलसी, ये भारतीय संस्कृति और हिंदू दर्शन में इन वृक्षों की बहुत महत्व है, बहुत अधिक महत्व है। अकॉर्डिंग टू द साइंस ये 3 पेड़ ऐसे हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। सामान्यतः हम जानते हैं कि पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसलिए रात को पेड़ की छांव में या पेड़ के नीचे सोना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन ये 3 पेड़ ऐसे हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं और इनका महत्व सिंधु घाटी सभ्यता काल में ही था। अब जो हिंदू दर्शन और भारतीय संस्कृति कहती है कि आंगन में तुलसी लगाओ, आंगन के द्वार पर नीम और आंगन के पिछले हिस्से में पीपल। पीपल बहुत शीतल वृक्ष है, ये बहुत ठंडा रहता है। नीम के बारे में ही जानते हैं आप, इनकी जड़ी बूटियों में इनका उपयोग होता है। हमारे यहाँ नीम के इतने पेड़ सारे हैं, इसकी जो ब्रश करने के लिए जो इसका वो यूज़ होता है डंठल, वो विदेशों में $10 का एक डंठल बिकता है। ये जो इसमें चीज़ें होती हैं वो हमारे जो इधर एरियाज़ हैं दांतों के पास और ये जो पूरा मुंह है उसमें जो बैक्टीरियाज आ जाते हैं उनको ख़त्म कर देता है, जो इनके डंठल में पाया जाता है। इनकी पत्तियाँ आपको कभी कभी आपको चेचक हो जाती है तो इन्हीं की पत्तियों पर सोना पड़ता है आपको इन्फेक्शन से बचने के लिए। तो इनका महत्व है। आपको सर्दी खांसी ज़ुकाम हो जाता है तो आप चाय में तुलसी डालकर पीते हैं। तो महत्व के हिसाब से होता है कोई भी चीज़, अगर यदि उसका महत्व है तो उसका धर्म में भी महत्व होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इसका महत्व इसलिए दे रहे होंगे, जो आज के भी समय में उतनी ही ज़रूरी है जितना उस समय में थी। आगे लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, चित्रों में अधिकांशतः लाल एवं काले रंग का प्रयोग किया गया है। चित्रों में अधिकांशतः लाल एवं काले रंग का प्रयोग किया गया है। जल्दी जल्दी करेंगे, समय ज़्यादा हो रहा है। फुल स्टॉप। उसी में लिखेंगे बर्तनों पर चित्र निर्माण की परंपरा। बर्तनों पर चित्र निर्माण की परंपरा हम आज भी देख सकते हैं। जैसे बर्तनों पर जो चित्र निर्माण नक्काशी कारीगरी होती है वो आज भी होती है, वो बड़े महंगे भी बिकते हैं, तो हम आज भी देख सकते हैं। संभवतः इन बर्तनों का व्यावसायिक दृष्टिकोण से महत्व रहा होगा, वो आज भी है। जो बर्तन बहुत अच्छे खूबसूरत होते हैं, जिन पर ठीक ठाक चित्र फूल पत्तियाँ बनी रहती हैं, वो महंगे बिकते हैं। तो व्यावसायिक दृष्टिकोण वही हो गया, बिजनेस के हिसाब से व्यावसायिक दृष्टिकोण से महत्व रहा होगा। लास्ट पॉइंट हम करेंगे इसमें धर्म। लास्ट पॉइंट आप करेंगे इसमें कौन? धर्म। चलिए जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। धर्म पे लिखेंगे। धर्म में सबसे पहले हमको क्या देखना पड़ता है? संप्रदाय। संप्रदाय कौन कौन है? देवी देवता देखने पड़ते हैं। धर्म ग्रंथ देखना पड़ता है, कौन सा धर्म ग्रंथ है। मंदिर देखने पड़ते हैं, मंदिर है या नहीं, मंदिर या मस्जिद देखना पड़ता है। ठीक है, मंदिर या मस्जिद देखना पड़ता है। फिर पूजा पद्धति इनकी देखनी पड़ती है, पूजा पद्धति क्या है। फिर ये भी देखना पड़ता है प्रकृति पूजा है कि नहीं है। पुरोहित वर्ग, पुरोहित किसको कहते हैं? जो धर्म के काम कराते हैं सब, उनको पुरोहित कहा जाता है। पुरोहित वर्ग है या नहीं है, तो इन सब चीज़ों पर फोकस किया जाता है। पुरोहित वर्ग, इनमें 2 चीज़ें और ऐड कर लेंगे। कर्मकांड, कर्मकांड है कि नहीं, अंधविश्वास है कि नहीं है,
अंधविश्वास, दाह संस्कार किस तरह हो रहा है, इन सबको नोट कर लीजिएगा। दाह संस्कार, तो ये आपका धर्म का जो पॉइंट है उसका डाइवर्सिफिकेशन, इलेबरेशन इसी तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, हड़प्पा से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर, हड़प्पा से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर धार्मिक जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित विचार व्यक्त किए गए हैं। धार्मिक जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित विचार व्यक्त किए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे उसमें, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, मोहनजोदड़ो की एक मोहर पर, जिसकी हम बात कर रहे थे योगी की मुद्रा, उसकी हम बात कर रहे हैं। मोहनजोदड़ो की एक मोहर पर योगी की मुद्रा में बैठे हुए, मोहनजोदड़ो की एक मोहर पर योगी की मुद्रा में बैठे हुए, योगी की मुद्रा में बैठे हुए तथा विभिन्न पशुओं से घिरे हुए, तथा विभिन्न पशुओं से घिरे हुए एक व्यक्ति की, विभिन्न पशुओं से घिरे हुए एक व्यक्ति की आकृति बनी हुई है, एक व्यक्ति की आकृति बनी हुई है। अब ये जो आकृति है, योगी की मुद्रा में एक व्यक्ति बैठे हुए हैं और विभिन्न पशुओं से घिरे हैं, तो कई विद्वान मानते हैं कि शिव का प्रारंभिक स्वरूप यही है। तो आप लिखेंगे आगे, कई विद्वानों ने इसे शिव का प्रारंभिक रूप माना है, कई विद्वानों ने इसे शिव का प्रारंभिक रूप माना है। ठीक है, बड़ी संख्या में शिवलिंग की प्राप्ति, बड़ी संख्या में शिवलिंग की प्राप्ति, बड़ी संख्या में शिवलिंग की प्राप्ति तथा कुबड़ वाले बैल, तथा कुबड़ वाले बैल के साक्ष्य, तथा कुबड़ वाले बैल के साक्ष्य इस धारणा को और मजबूत करते हैं। अब हम समझेंगे कि जो योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं, योग की मुद्रा में, और विभिन्न पशुओं से घिरे हुए हैं, विभिन्न पशुओं से घिराव है इनका, विभिन्न पशुओं से। देखिए मेरी आर्ट अच्छी नहीं है तो मैं बना नहीं पा रहा हूँ, तो इसी तरह समझा रहा हूँ। तो ये शिव का प्रारंभिक स्वरूप इसको मानते हैं, शिव का प्रारंभिक स्वरूप। अब ये तो मान लिया लोगों ने, फिर बहुत जगह से शिवलिंग की प्राप्ति हुई है, तो लिंग पूजा तो यहाँ पर थी, मूर्ति पूजा, लिंग पूजा, प्रकृति पूजा, जो आज भी हमारे समाज में हो रही है, जो आज भी हमारे समाज में भारतीय संस्कृति में विद्यमान है। और कुबड़ वाले बैल, इसका महत्व आज भी है, अब तो ख़त्म हो गया ट्रैक्टर आने के बाद, लेकिन धार्मिक महत्व इसका अभी भी है, कुबड़ वाले बैल। तो ये इस धारणा को मजबूत करते हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, इसी प्रकार मिट्टी की मूर्तियाँ एवं मोहरों में, इसी प्रकार मिट्टी की मूर्तियाँ एवं मोहरों में, इसी प्रकार मिट्टी की मूर्तियाँ एवं मोहरों से, इसी प्रकार मिट्टी की मूर्तियाँ एवं मोहरों से देवी पूजा के प्रचलन का भी, जैसे जो मिट्टी की मूर्तियाँ मिली थी उनमें सर्वाधिक कौन सी मूर्तियाँ थी, हमने बताया था महिलाओं की। जो मोहरों पर अंकित मूर्तियाँ मिली हैं उनमें भी महिलाओं की। तो इस साक्ष्य के आधार पर हम कहते हैं कि देवी की पूजा के प्रचलन का भी अनुमान लगाया गया है, प्रचलन का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, उसमें आप साक्ष्य देंगे, जैसे हड़प्पा के एक मुहर से महिला के गर्भ से निकलते हुए पौधे के रूप में, हड़प्पा के एक मुहर से महिला के गर्भ से निकलते हुए पौधे को दिखाया गया है। हमने बताया था उर्वरता की देवी, उर्वरता की देवी, उर्वरता की देवी इसी को कहा जाता था। अब उर्वरता की देवी कौन है? पृथ्वी है। सारे अनाज अन्न जो भी सारे उगते हैं, पेड़ पौधे, वो पृथ्वी पर ही उगते हैं। तो संभवतः देवी के रूप में पृथ्वी की आराधना की जाती होगी, संभवतः देवी के रूप में पृथ्वी की आराधना की जाती होगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जल 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 पशु पक्षी वनस्पति, जल पशु पक्षी वनस्पति, ये साफ दिख रहा है कैमरे में। जल
पशु पक्षी, वनस्पति, वनस्पति, अग्नि, वनस्पति, अग्नि लिखते जाएंगे आप नेक्स्ट पॉइंट में। जल, पशु पक्षी, वनस्पति, अग्नि इत्यादि का चित्रण, इन सब का चित्रण हुआ है। इत्यादि का चित्रण, इत्यादि का चित्रण, ये बर्तनों पर ऐसे चित्र पाए गए। इत्यादि का चित्रण भी प्रकृति पूजा का संकेत हो सकता है। इत्यादि का चित्रण भी प्रकृति पूजा का संकेत हो सकता है। प्रकृति पूजा का संकेत हो सकता है, ठीक है। इसी में आगे लिखेंगे, इसी का साक्ष्य लोथल, जैसे लोथल, बनावली, कालीबंगा इत्यादि से। लोथल, बनावली, लोथल कहाँ है? गुजरात में। बनावली कहाँ है? हरियाणा में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। तो लोथल, बनावली, कालीबंगा इत्यादि स्थलों से अग्निकुंड के साक्ष्यों से, अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं। लोथल, बनावली, कालीबंगा इत्यादि स्थलों से अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं। जैसे यज्ञ करने के लिए अग्निकुंड बनाना पड़ता है, तो यज्ञ के भी साक्ष्य वहाँ मिल रहे हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं। फिर आगे उसी में लिखेंगे, तथा कालीबंगा में, तथा कालीबंगा में अग्निकुंड के साथ हड्डियों के भी प्रमाण मिलते हैं। तथा कालीबंगा में हड्डियों के साथ, तथा कालीबंगा में अग्निकुंड के साथ हड्डियों के भी प्रमाण मिलते हैं। अग्निकुंड के साथ हड्डियों के भी प्रमाण मिलते हैं। तो जो अग्निकुंड में हड्डियों के प्रमाण मिलते हैं, तो ये संभवतः विद्वानों ने इसके बारे में क्या किया, आप आगे लिखेंगे उसी में, संभवतः बलि प्रथा का भी प्रचलन रहा होगा। संभवतः बलि प्रथा का भी प्रचलन रहा होगा। अब आप डिफरेंस समझ लीजिए, इस्लाम और हिंदू में आप डिफरेंस समझ लीजिए। इस्लाम का जो दर्शन है और हिंदू का दर्शन है, हिंदू फिलॉसफी और इस्लाम फिलॉसफी एक दूसरे से भिन्न कैसे है। हिंदू दर्शन ये मानता है कि जल, पशु पक्षी, वनस्पति, अग्नि, हवा, पहाड़, नदियाँ ये सभी ईश्वर हैं। ये सभी ईश्वरीय अंग है या ईश्वर है, ठीक है। हिंदू दर्शन में ये मान्यता है कि जल, पशु पक्षी, वनस्पति, अग्नि, वायु, पहाड़, नदियाँ, वृक्ष, पशु पक्षी ये सब ईश्वरीय अंग हैं या ईश्वर हैं, इसलिए इनकी पूजा होती है, ठीक है। इसलिए इनकी पूजा होती है, समझ रहे। इस्लाम दर्शन क्या कहता है कि जल, वायु, अग्नि, पहाड़, नदियाँ, पशु पक्षी, वनस्पति, अग्नि ये सारी चीज़ें ईश्वर की बनाई हुई है। तो इस्लाम दर्शन ये कहता है जो इसको बनाने वाला है हम केवल उसकी पूजा करेंगे, हम इनकी पूजा नहीं करेंगे। इसीलिए डिस्प्यूट होता है वंदे मातरम को लेकर, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम को लेकर, इसीलिए डिस्प्यूट होता है। वंदे मातरम का अर्थ होता है कि पृथ्वी की वंदना करना, अपनी मातृभूमि की वंदना करना। तो मातृभूमि का अर्थ पृथ्वी हो गया। तो इस्लाम दर्शन में कहा जाता है कि पृथ्वी, जल, पशु पक्षी, वनस्पति, अग्नि, वायु, पहाड़, नदियाँ ये सब ईश्वर के द्वारा बनाई गई हैं। तो हम इन सब की पूजा ना करके जो सर्वोच्च शक्ति है उसकी पूजा करेंगे। और हिंदू दर्शन में ये है कि ये सभी ईश्वरीय अंग हैं, ये सभी ईश्वर के रूप हैं, हम इनकी भी पूजा करेंगे ईश्वर के साथ। यही बेसिक डिफरेंस है, मतलब एक वर्ड का डिफरेंस है। जल, पशु पक्षी, वनस्पति, अग्नि इत्यादि ही ईश्वर है, और इस्लाम कहता है जल, पशु पक्षी, वनस्पति, अग्नि इत्यादि ईश्वर के हैं। एक माइन्यूट बस थोड़ा सा वर्ड का डिफरेंस है, और ये बहुत बड़े दर्शन में परिवर्तित होता है। इतना आप समझिएगा, आगे चलेंगे। संसद में एक क्वेश्चन पूछा गया था वंदे मातरम पर संसदीय बोर्ड से, क्या किसी भी व्यक्ति को वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर किया जा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अलग अलग डिसीजंस में और संसदीय बोर्ड ने भी कहा कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय गीत गाने के लिए
कभी भी कोई दबाव नहीं किया जा सकता। संविधान में ये निहित है, किसी भी धर्म ग्रंथ के किसी भी वाक्य को किसी भी भारतीय नागरिक को गाने या उसे कहने के लिए कभी भी उसके ऊपर दबाव नहीं डाला जाएगा। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। हम देखें, हम लोग निष्पक्ष हैं, हम बात करेंगे सारे चीज़ों को समझने के लिए ये सब बातें ज़रूरी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, आप मृतकों को वस्तुओं के साथ दफनाना और बलि प्रथा जो थी, बलि प्रथा का देखिए आज भी होता है। दक्षिण भारत में चले जाइए या आप उधर चले जाइए, नेपाल में चले जाइए या असम की तरफ चले जाइए, पूर्वी भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में, तो बहुत सी जगह आपको बलि प्रथा देखने को मिलती है जो सिंधु घाटी सभ्यता से ही चली आ रही। इस्लाम में बलि प्रथा भी है। इस्लाम में बकरीद के मौके पर ईद उल अज़हा, देखिए हम हमेशा इस्लाम और हिंदू धर्म की क्यों बात कर रहे हैं, ये हमारे भारत के दो मेजॉरिटीज़ रिलीजन हैं। सबसे ज़्यादा संख्या में यहाँ हिंदू दर्शन है, उसके बाद कोई है तो इस्लामिक दर्शन है। तो हम दोनों को समझते हुए चलेंगे धीरे धीरे आराम से। तो बकरीद जैसी चीज़, ये बलि प्रथा इस्लाम में भी है। उसके पीछे एक बड़ी स्टोरी है, हम आगे जब पढ़ेंगे तो हम आप उसको बताएंगे, समय लंबा हो जाएगा। आगे चलेंगे। मृतकों को वस्तुओं के साथ दफनाना, मनकों के प्रमाण इत्यादि अंधविश्वास, पुनर्जन्म का संकेत हो सकता है। समझ रहे हैं? जो मृतकों को वस्तुओं के साथ दफनाया जा रहा है, इसका मतलब वो फिर से जीवित होंगे और उस वस्तुओं का सेवन करेंगे, और मनकों के प्रमाण इत्यादि अंधविश्वास और पुनर्जन्म का संकेत देते हैं। देखिए, पुनर्जन्म हर एक धर्म में विद्यमान है, हर एक धर्म में विद्यमान है, अलग अलग रूप में। हिंदू दर्शन ये कहता है पुनर्जन्म के बारे में कि आप जिस दैनिक जीवन में आप रह रहे हैं, इस जीवन में आप जैसा कर्म करेंगे और पाप और पुण्य के हिसाब से आपका अगला जीवन डिसाइड होगा। आपका अगला जीवन डिसाइड होगा कि आप अगले जीवन में मनुष्य बनेंगे, पशु बनेंगे, पक्षी बनेंगे, वृक्ष बनेंगे। तो ये हिंदू दर्शन में पुनर्जन्म की अवधारणा ये है कि आपके कर्मों के हिसाब से ही ये तय होगा। ठीक है। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम के दर्शन में पुनर्जन्म की अवधारणा ये है, कर्म, पाप और पुण्य के हिसाब से यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपका जब आपका आत्मा शरीर जब छोड़ देती है तो ये एक नए लोक में उपस्थिति देती है अपनी। फिर इस दुनिया में पृथ्वी से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो अनंत काल तक फिर पृथ्वी पर नहीं आएगी, वो सिर्फ एक ही बार आएगी, यहाँ पर जीवन बिताएगी। फिर कर्म और पाप पुण्य के आधार पर उसे स्वर्ग लोक या नरक लोक उसको मिलेगा, जहाँ वो हमेशा के लिए रहेगा। तो पुनर्जन्म की अवधारणा दोनों तरफ है। यहाँ हिंदू दर्शन में इसी दुनिया के लिए, इसी संसार के लिए पुनर्जन्म है, और इस्लाम दर्शन में पुनर्जन्म का अर्थ अलग संसार में जन्म लेने के लिए है, जहाँ पर ईश्वर हमारे कर्म, पाप और पुण्य के हिसाब से हमें स्वर्गलोक या नरक लोक में हमको जाने की अनुमति देंगे। ये है। आगे चलेंगे। आगे लिखा आपने, फुल स्टॉप करके लिखे पूजा पाठ, फुल स्टॉप करके आगे लिखेंगे पूजा पाठ। पूजा पाठ की पद्धति, पूजा का उद्देश्य, पूजा पाठ की पद्धति, पूजा का उद्देश्य, पूजा स्थल एवं पुरोहित वर्ग के संदर्भ में प्रामाणिकता से कुछ कहना कठिन है। एवं पुरोहित वर्ग के संदर्भ में प्रामाणिकता से कुछ भी कहना कठिन है। लेकिन प्राप्त साक्ष्य धार्मिक गतिविधियों के पर्याप्त साधन को प्रस्तुत करते हैं।
धार्मिक गतिविधियों के पर्याप्त साधन को प्रस्तुत करते हैं। ये हमारा खत्म हो गया। हम अब देखेंगे पतन कि सिंधु घाटी का पतन कैसे हो गया। दो कारण होंगे इसके, एक क्रमिक पतन होगा धीरे धीरे, तो क्रमिक पतन में हम देखेंगे, एक आकस्मिक या अचानक पतन में देखेंगे। तो दो धारणाएं हैं इसकी, एक आकस्मिक पतन है और एक क्रमिक पतन है। क्रमिक पतन में तो वही नेचुरल डिजास्टर में देखेंगे। तो क्रमिक पतन में पर्यावरणीय असंतुलन को माना गया है, पर्यावरणीय असंतुलन, और यही मान्य मत है। बहुत सारे विद्वानों का ये मान्य मत है। जैसे 10 लोग हैं, 10 में से 9 अगर इस पर सहमत है तो इसे मान्य मत मान लिया जाता है। तो पर्यावरणीय असंतुलन मान्य मत है। पर्यावरणीय असंतुलन का मतलब कि इन्वायरमेंट जिस तरह से रन करना चाहिए उस तरह से रन नहीं किया, या तो यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई जिसके वजह से बाढ़ आई, प्राकृतिक आपदाएं आई और ये शहर ख़त्म हो गए, या यहाँ बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा जिसकी वजह से शहर नष्ट हो गए, लोग निकल कर बहुत दूर दूर तक भाग गए और ये शहर नष्ट हो गए। तो पर्यावरणीय असंतुलन में कुछ भी हो सकता है। और आकस्मिक पतन, अचानक में आप लिखेंगे बाढ़, नदी मार्ग में परिवर्तन, ये अचानक होता है। बाढ़ आ जाती है तो अचानक होता है ना। नदी मार्ग में परिवर्तन, नदी मार्ग में परिवर्तन, जैसे बाढ़ आ गई, नदी मार्ग में परिवर्तन हो गया, भूकंप आ गया, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक है आर्यों का आगमन। आर्यों का आगमन, कुछ विद्वानों का मानना है कि आर्य जब भारत में आए तो इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति को नष्ट किया और भारत में नई संस्कृति की नींव रखी। लेकिन जब हम देखते हैं वैदिक काल में, उसके बाद भी आज भी भारतीय संस्कृति में तो सिंधु घाटी सभ्यता की ही चीज़ें आज भी विद्यमान हैं। तो ये मत तो खारिज हो जाता है कि आर्यों के आने से, ये इस पे भी डिस्प्यूट है कि आर्य बाहर से आए। बहुत सारे लोगों का अलग अलग मानना है कि आर्य यहीं के थे, इन पर भी विवाद है। तो जो भी चीज़ें सिंधु घाटी सभ्यता में थी वो आज भी विद्यमान है। तो ये तो पूरी तरह से कहना कि आर्यों के द्वारा ये सभ्यता या समाज या संस्कृति का विनाश हो गया, तो ये कहना गलत होगा। लेकिन अब ये फैक्ट्स हैं तो हमको बताना पड़ेगा। पतन हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिख लेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में जो छूट गए, नोट करके बस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लीजिए। इसके बाद हम ख़त्म करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे प्रश्न और उत्तर के साथ। प्रीलिम्स के प्रश्न देखेंगे 10 साल के, 10 ईयर्स। 10 ईयर्स में क्या देखेंगे? यूपीएससी के क्वेश्चन देखेंगे, यूपीपीसीएस के क्वेश्चन देखेंगे, बीपीएससी के देखेंगे। इतने में तो कवर हो जाएगा। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता पर पूछे गए हैं। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में हम लिखिए आप आगे, यहाँ पीपल एवं बबूल की पूजा होती थी। पीपल एवं बबूल ये दो प्रमुख थे। पीपल एवं बबूल की पूजा होती थी। पीपल एवं बबूल की पूजा होती थी। जैसे बबूल में जो कांटे होते हैं, आपको पता है वो कैसे बनते हैं? किसी भी वृक्ष में जो कांटे होते हैं वो, ये क्या होते हैं? कांटे क्या होते हैं? ये पत्तियां ही होती हैं। पानी की कमी से ये सिकुड़ जाती हैं और नुकीली हो जाती हैं। ये पत्तियां ही होती हैं। ये पानी को ज़्यादा जो भी कटीले पेड़ हैं जिनमें कांटे पाए जाते हैं वो पानी की बचत करते हैं। इसलिए आप रेगिस्तान या सूखे इलाकों में देखेंगे ज़्यादातर कटीले आपको मिलेंगे। पीपल और बबूल की पूजा तो आज भी होती है, तो देखते ही हैं। पीपल एवं बबूल की पूजा आज भी हो रही है हमारे समाज में। आगे लिखेंगे प्रेतवाद। प्रेतवाद मतलब भूत प्रेत। प्रेतवाद जो हम अंधविश्वास की बात। भक्ति, पुनर्जन्म के भी साक्ष्य मिलते हैं। ये तो हम लिख चुके हैं, लेकिन फिर से लिख लेंगे। पुनर्जन्म के भी साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो पीपल एवं बबूल की पूजा होती है। प्रेतवाद, भक्ति, पुनर्जन्म के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो ये देख लेंगे हम आगे। और यहाँ की जो मुख्य फसल थी गेहूं एवं जौ। मुख्य फसल कौन है? गेहूं एवं जौ। गेहूं एवं जौ यहाँ की मुख्य फसल थी। प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे? प्रमुख बंदरगाह 4 थे। लोथल, सुरकोटदा, लोथल, सुरकोटदा, रंगपुर, प्रभास पाटन।
रंगपुर और प्रभास पाटन। ठीक है, ये प्रमुख 4 बंदरगाह थे। ठीक है, आप लिख लीजिए, प्रमुख बंदरगाह में यही थे, ये 2 थे। और तौल की इकाई 16 थी। तौल की इकाई का अनुपात कितना था? तौल की इकाई का अनुपात, तौल की इकाई का अनुपात कितना था? 16 था। 16 का कैसे? जैसे 1 रुपया कितने आने के बराबर होता था पहले? 16 आने के, और 8 आना हम कहते थे। 1 रुपया का आधा पहले होता था 8 आना, अब तो बंद हो गया, पहले आता था, हम लोग बचपन में मिठाई विठाई खाते थे इससे। तो इसी को कहते हैं 16 की माप। तो तौल की इकाई का अनुपात 16 है। आज भी 16 है। कैसे है? 1 पाव, ठीक है, 2 पाव मिलके कितना बनता है? हाफ केजी। 4 पाव कितना बनता है? 1 केजी। तो यही वही अवधारणाएं है ना। तो इसका जो 4 आना और प्लस 4 आना मिलके 8 आना हुआ। ये 8 आना आधे रुपये के बराबर है। फिर 4 आना ये 3 पाव के बराबर है, और फिर ये 16 आना पूरे 1 रुपये के बराबर है। इसी को कहते हैं तौल की इकाई का अनुपात। वो आज भी चला आ रहा है। तो तौल की इकाई का अनुपात कितना था? 16 था। ठीक है, और ये मात्र सत्तात्मक समाज था। और एक फैक्ट नोट करेंगे, पर्दा प्रथा जो आज भी बहुत सारे समाज में, हम राजस्थान में देखेंगे तो हिंदू धर्म में है, इस्लाम में तो है ही पर्दा प्रथा। तो पर्दा प्रथा व वेश्यावृत्ति का भी प्रचलन था। वेश्यावृत्ति, ये दोनों सिंधु घाटी सभ्यता के हिस्सा थे। पर्दा प्रथा व वेश्यावृत्ति दोनों थी। ठीक है, देख लिया आपने, बाकी तो सब खत्म हो गया है। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, समय काफ़ी हो गया है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे प्रश्न और उत्तर के साथ। हम सिंधु घाटी सभ्यता के 10 साल के क्वेश्चन जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस और बीपीएससी में पूछे गए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। मेंस में भी देखेंगे और प्रीलिम्स में भी देखेंगे। सबसे पहले प्रीलिम्स पे देखेंगे, उस पर एक वीडियो रहेगी, मेंस पे अलग से देखेंगे। उसके बाद हमारा ये सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ये तीसरी वीडियो है इस क्रम की। आप तीनों वीडियो देखिए, अगर आपने नहीं देखा है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका पूरा सिंधु घाटी सभ्यता बेहतरीन तरीके से सही से एकदम तैयार हो गया है। इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं आपसे। आइसोलॉजी के साथ आप जुड़े रहिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े, एक नया परिवार, बड़ा परिवार बने, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे, ऐसे हम वीडियो बनाते रहें। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।